दुनिया में डूबे लोग। अध्याय 201 दाओमो बिजी की दुनिया में डूबे लोग। शाओमो की सुरीली आवाज सुनते ही सबकी नींद उड़ गई और सब उत्साह से उठ बैठे। उसने ध्यानपूर्वक सुना जैसे जैसे शियाओमो ने कहानी का शेष भाग सुनाना जारी रखा। साइलेंट बॉटल ने शव की ओर देखते हुए सिर हिलाया। इस व्यक्ति ने साजिशें रची, लेकिन उसका एकमात्र उद्देश्य राजा लूशान की शक्ति का उपयोग करके अमरता प्राप्त करना था। आपको ये सब कैसे पता? ऐसा लगता है जैसे आपने खुद इसका अनुभव किया हो। मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया, साइलेंट बॉटल ने सिर हिलाते हुए कहा। कुछ साल पहले जब मैं कब्रों की खोज कर रहा था तो मुझे सोन राजवंश की एक कब्र में युद्धरत राज्यों की एक पूरी रेशमी पांडुलिपि मिली। ये वास्तव में उस लौह मुख वाले व्यक्ति की आत्मकथा है। राजा लूशान को अपनी सारी योजनाएं सिखाने के बाद उसने उनके पूरे परिवार को आग लगा दी, एक भिखारी के शव को आग में फेंककर खुद को राजा का रूप दिया और फिर खुद भी भिखारी बनकर मौत से बच गया। राजा लूशान को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। अंत में राजा लूशान के दफन होने के बाद वह आसानी से कब्र में घुस गया, निहत्थे राजा लूशान को जेब के कफन से बाहर खींच लिया और खुद उसमें लेट गया। राजा लूशान ने बड़ी मेहनत से सब कुछ योजना बनाई थी, लेकिन अंत में उसने उनके लिए सारा काम कर दिया। शायद उन्होंने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। मैंने सोचा अगर राजा लूशान के शरीर को घसीटकर बाहर निकाला गया होता तो क्या वह भी खून से लथपथ एक और शव नहीं होता? क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ 2 शव हैं? उन्होंने अपनी किताब में भी इसके बारे में नहीं लिखा, शायद इसलिए कि टेराकोटा योद्धा में राजा लूशान का समय इतना कम था कि वे खून से लथपथ लाश नहीं बन सके। उनकी आंखों में थोड़ी बेचैनी झलक रही थी। यह आत्मकथा है, उन्होंने इन बातों का जिक्र बस संक्षेप में किया है। विस्तृत रिकॉर्ड होना तो संभव ही नहीं था। मैंने साइलेंट बॉटल की तरफ देखा और अचानक मुझे लगा कि उसकी बातें कुछ बनावटी हैं। मैंने अपने तीसरे चाचा की तरफ देखा और वाकई उन्हें भी मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन चूंकि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे और पहले ही झूठ बोल चुके थे, इसलिए उन्हें बेनकाब करने का कोई फायदा नहीं था। इतना कहकर साइलेंट बॉटल ने मानो अपना काम पूरा कर लिया और फिर से भावहीन मुद्रा में लौट आया। वो खड़ा हुआ और बोला, लगभग सुबह हो गई है, हमें शायद जल्दी ही बाहर जाना चाहिए। नहीं, हमें अभी तक घोस्ट सील नहीं मिली है, मोटे आदमी ने कहा। देखो यहाँ कितनी अच्छी चीजें हैं। क्या अभी चले जाना हमारी यात्रा को व्यर्थ नहीं कर देगा? साइलेंट बॉटल ने उसे ठंडी निगाहों से देखा, मानो वह उस मोटे आदमी के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपना रहा हो। मोटा आदमी असहज महसूस करते हुए कंधे उचकाकर बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये जेड की मूर्ति अपने साथ ले जानी होगी, है ना? शायद दुनिया में ऐसी एक ही मूर्ति हो। मैं ये सबके भले के लिए कर रहा हूँ। ये सच है। चाचा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तो फिर देर क्यों कर रहे हो? चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं और इस वीरान जगह से निकलते हैं। अचानक मेरी हर चीज में रुचि खत्म हो गई और मैं उनकी मदद नहीं करना चाहता था। मैंने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, तभी अचानक पानी की कुछ बूंदें मेरे चेहरे पर गिरी। मुझे लगा बारिश हो रही है, लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो खून से लथपथ लाश का भयानक चेहरा जेब के पलंग से बाहर आ गया था। उसकी 2 पुतली विहीन आंखें लगभग मेरी भौहों को छू रही थीं। थम्स अप का चिन्ह 9 स्काई कॉम क्रोध। मैं डर के मारे उछल पड़ा। खून से लथपथ लाश का सिर अभी भी जेड रंग के पलंग पर लुढ़क रहा था और अब वह जमीन पर गिर गया था, मानो उसके अंदर कुछ हो। फैटी जाकर देखना चाहता था, लेकिन साइलेंट बॉटल ने उसे रोकते हुए कहा, हिलो मत, पहले हम देख लेते हैं। मोटे आदमी ने सिर हिलाया। तभी एक बहुत छोटा लाल लाश भरिन खून से लथपथ लाश की खोपड़ी को कुतरते हुए बाहर निकला। दा कुई ने उसे देखा और गुस्से में बोला, धिक्कार है। इतनी छोटी सी चीज यहाँ अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कैसे करती है? उसने उसे नीचे गिराने के इरादे से अपने हाथ में मौजूद लोहे की छड़ उठाई। अंकल सैन ने उसे पकड़ लिया और कहा, बेवकूफ, यह एक भयानक कीड़ा है। अगर तुमने इसे मारा तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। दा कुई अचंभित रह गया और अविश्वास से बोला, ये छोटा सा कीड़ा कीड़ों का राजा है। क्या बड़े कीड़े बेहद निराश नहीं होंगे? ... लाश भरिंग एक जगह इकट्ठा होते हुए दिखाई दिए और अचानक उछलने लगे। वे हमारी तुलना में कहीं अधिक तेजी से पेड़ों पर चढ़ गए और देखते ही देखते हमारे पैरों के पास आ गए। वह मोटा आदमी मेरे ऊपर चढ़ गया और पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि इस आदमी का खून मच्छर भगाने वाली दवा से भी ज्यादा असरदार है? फिर भी काम क्यों नहीं किया? मेरे दिमाग में अभी भी दा कुई के बेहोश होने की तस्वीर गूंज रही थी और मैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था। वह नाराज था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था।
अचानक मुझे अपने पैर में तेज दर्द महसूस हुआ। एक लाश भरिंग ने मेरी पिंडली पर काट लिया था। मैंने उसे लात मारकर दूर भगाया और नीचे देखा। नीचे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्तन उबल रहा हो और लाश भरिंग मेरी तरफ रेंग रहे थे। तभी मेरे तीसरे चाचा ने ऊपर से आवाज दी, नशीली दवाएं। उस जेड पलंग के बगल वाले थैले में अभी भी नशीली दवाएं हैं। मैंने पूछा, ये कहाँ है? अंकल सैन ने गुस्से में कहा, तू साला वहीं बैठा था और तुझे पता भी नहीं चला। जहर का पैकेट बाईं जेब में है। मैंने नीचे देखा, लेकिन जहर का पैकेट लाश जैसे कीड़ों के झुंड में कहीं नहीं था। मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। मैंने जल्दी से कुछ गोलियां चलाईं, लेकिन कुछ ही कीड़े उड़ पाए। उसी क्षण साइलेंट बॉटल ने अचानक अपनी जेब से कुछ माचिस की डिब्बियां निकाली, उन्हें जलाया और जेड के बिस्तर पर फेंक दिया। हालांकि कीड़े अब उसके खून से नहीं डरते थे, लेकिन आग से अभी भी डरते थे। जैसे ही उन्होंने आग को नीचे आते देखा, वे भाग गए, जिससे उसका बैग दिखाई दिया। फैटी के नितंबों से पहले ही कई कीड़े चिपके हुए थे। वह चिल्ला रहा था, अरे यार, जल्दी से एक पटाखा जलाओ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पेनजी ने ऊपर से चिल्लाते हुए कहा, धिक्कार है। बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत जहर है, अगर यह फट गया तो हम सब मर जाएंगे। मैंने देखा कि और भी लाश जैसे कीड़े ऊपर चढ़ रहे थे और मैं समझ गया कि अब जरा भी हिचकिचाना निश्चित रूप से मौत के बराबर होगा। मैंने चिल्लाकर कहा, अब मुझे इसकी चिंता नहीं, चाहे मरना ही पड़े, मैं मर जाऊंगा। और दांत पीसते हुए मैंने बैग पर गोलियों की बौछार कर दी। धमाका इतनी तेजी से हुआ कि मुझे जोरदार आवाज सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे मेरी टुड्डी, नितंब और जांघों पर एक साथ किसी भारी चीज से वार हुआ हो। धमाके की लहर से मैं उछल पड़ा और फिर किसी चीज से जोर से टकरा गया। मैं पूरी तरह से बेसुध हो गया था। मेरे गले में मीठा सा स्वाद आ रहा था और मैंने मुंह भर खून थूक दिया। सब कुछ अंधेरा हो गया, मेरा सिर चकरा रहा था और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे संभलने में थोड़ा समय लगा। नीचे देखने पर मैंने पाया कि धमाके की लहर से नीचे मौजूद कई लाश भरिंग उड़ गए थे। मुझे कोई और दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं घबराकर दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए ऊपर चढ़ने लगा। क्योंकि मैं नीचे पत्थर के चबूतरे से ढका हुआ था, इसलिए भूतिया हाथ की लताएं मुझे देखते ही तितर बितर हो गईं। उसी क्षण नीचे से चीखों का एक और शोर सुनाई दिया। मैंने नीचे देखा तो लाश भरिंग ज्वार की तरह मेरी ओर उमड़ रहे थे। वे अविश्वसनीय रूप से तेज गति से चढ़ रहे थे। मैं जानता था कि मैं आगे नहीं जा सकता, पूरे शरीर में दर्द होने के बावजूद मुझे चढ़ते रहना था। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और बेताब होकर चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं दरार के पास पहुंचने वाला था, अचानक मेरी पीठ में तेज दर्द हुआ। मुड़कर देखा तो एक लाश भरिंग उछल पड़ा था और मेरी पीठ को बेरहमी से काट रहा था। मैंने पलटकर गोली चलाई और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन उसी समय एक और बड़ा भरिंग मेरी जांघ पर काट बैठा। मैंने दांत पीसकर उसे बंदूक से नीचे गिरा दिया, लेकिन उसने तुरंत एक शाखा पकड़ ली और वापस ऊपर कूदने की कोशिश की। मैंने गोली चलाई और उसे भी टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन तभी तीसरा और चौथा भरिंग उछल पड़ा। मैंने देखा कि मैं निकास द्वार से बस कुछ ही कदम दूर था और मन ही मन सोचा, काट लो, तुम मुझे इतनी जल्दी नहीं मार सकते, जमीन पर गिरते ही देख लेना क्या होता है। यही सोचते हुए मैं चढ़ता रहा। तभी शाखा को पकड़े हुए मेरे हाथ में अचानक तेज दर्द हुआ। मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि पेड़ के तने के पीछे से अचानक एक खून से लथपथ चेहरा निकला। उसकी लगभग उभरी हुई दो आंखें सीधे मेरी ओर घूर रही थीं। #202 द ग्रेव रॉबर्स क्रॉनिकल्स का अध्याय 202 अब ऑनलाइन उपन्यास वेबसाइटों पर उपलब्ध है। ये पहले ही सभी बेस्टसेलर सूचियों में शीर्ष पर पहुंच चुका है। जोड़: द ग्रेव रॉबर्स क्रॉनिकल्स का अध्याय 202 अब ऑनलाइन उपन्यास वेबसाइटों पर उपलब्ध है। ये पहले ही सभी बेस्टसेलर सूचियों में शीर्ष पर पहुंच चुका है। द ग्रेव रॉबर्स क्रॉनिकल्स का अध्याय 202 अब ऑनलाइन उपन्यास वेबसाइटों पर उपलब्ध है। ये पहले ही सभी बेस्टसेलर सूचियों में शीर्ष पर पहुंच चुका है। बहुत अच्छा और शक्तिशाली, हे भगवान! तियानाज़ेन लगभग शिखर पर पहुंच ही गया था कि अचानक एक भूतिया चेहरा प्रकट हो गया। ये तो बहुत डरावना है। जो बात तुम अपने दिल में सोचते हो वही सपने में देखते हो। भगवान, वो कितना निर्दयी है। उसने अचानक मुझे इतना डरा दिया। वांग वांग आइस पॉप्स, क्या तियानाज़ेन ठीक हो जाएगा? भाई उसे जरूर बचा लेगा। ग्रीन हिल्स के पास। आह, मुझे इतना डर लग रहा है कि मेरी पैंटी गीली हो गई है। मैं कंबल के नीचे कांप रही हूँ। कृपया सबसे तेज अध्याय अपडेट पाने और ताइवानी उपन्यास पढ़ने के लिए ताइवान नॉवेल वेबसाइट tukan.com पर जाना न भूलें।
मैं 18 साल का हूँ, क्या ऊपर कोई लड़की है? मैं यांग ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, क्या आपको मेरी संगति की जरूरत है? लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक उत्साह से भरे हुए थे और चैट में कमेंट्स की बाढ़ ला रहे थे। 69शख्स.com गूगल सर्च रीडिंग। इधर आओ, जियाओमो ने भयावह और डरावनी आवाज में आगे कहा। ये चेहरा खून से लथपथ था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि त्वचा पिघलकर नीचे की मांसपेशियां दिख रही थी या शरीर से खून रिसकर चेहरे पर फैल गया था। एक पल के लिए मुझे लगा कि यह चेहरा जाना पहचाना है। गौर से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि यह दाकुई था। मैं दंग रह गया, एक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति की यह हालत कैसे हो सकती है? उसके सिर के बाईं ओर की त्वचा को गोली छूकर निकल गई थी, जिससे हड्डी दिख रही थी, लेकिन उसके दिमाग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि हालांकि उसकी चोट गंभीर थी, लेकिन वह मरने वाला नहीं था। मैंने तुरंत कहा, ऊपर जाओ, शायद अभी भी उम्मीद बाकी हो। लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखों में जहर भरा भाव था, मानो वह हमें जाने ही नहीं देना चाहता हो। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मेरा हाथ पहले से ही उसके हाथ में थाम हुआ था। उसके शरीर का भयानक लाल रंग तेजी से मेरे हाथ पर फैल गया और मुझे जलन और खुजली महसूस होने लगी। मैंने मन ही मन सोचा, अब तो सब खत्म। दाकुई ने स्पष्ट आवाजें निकाली और अचानक मुझे नीचे खींच लिया। दाकुई की त्वचा के गलने के भयानक दृश्य के बारे में सोचकर मेरे अंदर क्रोध का ज्वार उमड़ आया और मैंने उसका हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की। लेकिन उसने मेरा पैर पकड़ लिया, उसका मुंह खुला हुआ था मानो वह मुझे अपने साथ मरते देखना चाहता हो। मैंने चिल्लाकर कहा, दाकुई, कृपया मुझे जाने दो। ये भाग्य है। अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। शायद हम तुम्हें ठीक कर सकें। वरना मुझे अपने साथ नीचे खींचने का कोई फायदा नहीं। ये सुनकर वह जैसे भड़क उठा और पागलों की तरह मुझ पर झपटा। उसकी आंखों में भयंकर क्रोध भरा था, मानो उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो। अचानक उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे गला घोंटकर मारने की कोशिश करने लगा। ये देखकर कि यह जानलेवा लड़ाई है, अचानक मेरे मन में हत्या करने का इरादा जाग उठा। मैंने उसे जोर से लात मारी और जैसे ही उसका हाथ छूटा, मैंने उसकी छाती के पास ट्रिगर दबा दिया। सारी गोलियां चपटी पिस्तौल की थीं और उनका असर जबरदस्त था। वह खून के छींटे उड़ाता हुआ दूर जा गिरा। उसके हाथों ने हवा में हर चीज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं पकड़ पाया और लाशों के ढेर पर जोर से गिर पड़ा। इस समय जिस हाथ को उसने पकड़ रखा था वह पूरी तरह सुन्न हो चुका था और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मुझे ये भी महसूस नहीं हो रहा था कि मेरा हाथ अभी भी शाखा को पकड़े हुए है या नहीं। मुझे बस इतना महसूस हो रहा था कि मेरा शरीर सीधे नीचे गिर रहा है। मैंने जल्दी से अपना दूसरा हाथ बगल में लटकी हुई प्रेत हाथ वाली बेल को पकड़ने के लिए बढ़ाया, लेकिन मेरे हाथ पर हेवनली हॉट रॉक पाउडर लगा हुआ था और बेल तुरंत पीछे हट गई। मैंने मन ही मन बड़बड़ाया और फिसलते हुए एक बड़ी पेड़ की शाखा से टकरा गई। पेड़ की डालियां लाश जैसे कीड़ों से ढकी हुई थीं। जब मैं उनसे टकराया तो कई गिर गए। मैंने किसी तरह अपने पैरों से सहारा लेकर चढ़ना बंद कर दिया, लेकिन तभी लाश जैसे कीड़ों का एक बड़ा झुंड फिर से मेरे चारों ओर आ गया। मैं कड़वी मुस्कान रोक नहीं पाया। अब मेरे पास मरने के कई तरीके थे, या तो मैं गिरकर मर जाऊंगा, या कीड़ों के काटने से मर जाऊंगा, या जहर से मर जाऊंगा। सच में स्वर्ग मुझ पर मेहरबान था। जब मैं परेशान हो रहा था तभी अचानक वह मोटा आदमी नीचे से ऊपर चढ़ाया और कुछ लाश जैसे कीड़ों को लात मारकर भगा दिया। पता चला कि वह आदमी मुझसे भी धीमा था। मुझे देखते ही उसने गाली दी, अरे कमीने, अभी भी यहाँ लेटे रहने की हिम्मत कैसे हुई? देखो मेरी पीठ पर कितने छेद हैं। उसने मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं चिल्लाया, मुझे मत छुओ, मैं जहर से प्रभावित हूँ। पहले तुम जाओ, मुझे बचाना नामुमकिन है। बिना कुछ कहे उस मोटे आदमी ने मुझे उठाया और अपनी पीठ पर लाद लिया। आईने में खुद को देखो, तुम्हारा रंग मुझसे भी अच्छा है, गुलाबी और दमकता हुआ। भला तुम्हें जहर कैसे लग सकता है? मैं चौंक गई और नीचे देखा तो मेरे हाथ लाल चकत्तों से भरे हुए थे, मानो हजारों मच्छरों ने काट लिया हो। लेकिन ये लालिमा मेरे कंधों तक ही सीमित थी और अब धीरे धीरे मिट रही थी। मैं सोचने लगी कि जहर का मुझ पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। वह मोटा आदमी मुझे अपनी पीठ पर लादकर दांत पीसते हुए ऊपर चढ़ने लगा। मैं उसकी मानव ढाल बन गया और सारे लाश जैसे कीड़े मेरे नितंबों पर कूद पड़े और मुझे अपने मुंह से काटने लगे। मुझे इतना दर्द हुआ कि मैं चिल्ला उठा, मोटे बदमाश, मैंने सोचा था कि तुम मेरे भले के लिए ऐसा कर रहे हो। तुम तो बस मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे।
ये खबर सुनते ही दा कुई की मौत की खबर फैल गई और लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक तुरंत बेकाबू हो गए। इनोसेंट, भगवान मो ऐसा कैसे कर सकते हैं? दा कुई एक अच्छे इंसान थे, उन्हें क्यों मरना पड़ा? टॉम रैडर इशारा करते हुए कहता है, ये बहुत निराशाजनक है। मुझे ये किरदार सच में बहुत पसंद है। फैंगलियू मेटल ग्रेव, दा कुई अंकल सान और वू शी के प्रति कितना वफादार और समर्पित है। वांग बू के रूप, सब लोग ज्यादा उत्साहित मत होइए। दरअसल मकबरे में जाना बहुत खतरनाक है। दा कुई को शायद साजिश के तहत मार दिया गया था। लाइव स्ट्रीम में मचे हंगामे से अनभिज्ञ जियाओमो ने आगे की घटनाओं का सजीव वर्णन करना जारी रखा। मैंने इसे काफी देर तक आजमाया, लेकिन डिब्बा बिल्कुल भी नहीं हिला। टर्नटेबल में 8 छेद हैं। अगर आप उन्हें एक संख्या क्रम में व्यवस्थित करें तो दशमलव संख्याओं का 8 अंकों का संयोजन 10 की घात 8 ओ 999999999 होता है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कब तक आजमाना पूरा कर पाऊंगा। मेरे तीसरे चाचा ने मुझे इस चीज से खेलते हुए विचारों में खोए हुए देखा, मुझे नमस्कार किया और अपने कमरे में वापस चले गए। मैं सोच रहा था, क्या मैंने राजा लू के महल में 8 अंकों वाली कोई चीज देखी थी? पीतल के ताबूत पर कुछ अंक तो थे, लेकिन पूरे 8 अंक नहीं थे। क्या बाकी के 8 अंकों 22059 हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो नंबर तो किसी अमेरिकी की बेल्ट पर छपा था। ये सोचते हुए मैंने अंदाजे से डायल किया, 22059। क्लिक, मैं चौंक गया। डिब्बे से चाबी भरने वाले खिलौने जैसी आवाज आई और ढक्कन अपने आप खुल गया। इसी बीच जियाओमो के संपादक लियू जियाओमेंग ने जियाओमो से कब्र लुटेरों के इतिहास के जियाओमो के वर्णन को एक पुस्तक में संकलित करने की अनुमति प्राप्त की और इसे कुनलुन नोवेल वेबसाइट पर प्रकाशित करना शुरू कर दिया। बिना ज्यादा प्रचार प्रसार के ही जियाओमो के पाठक बड़ी संख्या में वेबसाइट पर आने लगे। बहुत कम समय में ग्रेव रॉबर्स क्रॉनिकल्स के विभिन्न आंकड़ों में जबरदस्त उछाल आया और यह सीधे विभिन्न चार्टों में शीर्ष पर पहुंच गया। क्लिक रैंकिंग, ट्रेंडिंग लिस्ट, मासिक टिकट रैंकिंग, ऑनलाइन साहित्य के इतिहास में ये विभिन्न आंकड़े किसी चमत्कार से कम नहीं हैं, जो पूरी तरह से नए रिकॉर्ड स्थापित करते हैं। वो शी ने पासवर्ड डालने की कोशिश की और उसे आश्चर्य हुआ कि बैंगनी सुनहरे रंग का डिब्बा खुल गया। शाओमो कुछ देर रुका, उसने लियू यफेई और अन्य लोगों को देखा जो अच्छे छात्रों की तरह ध्यान से सुन रहे थे, और फिर उन्हें सस्पेंस में रखा। आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या है? जल्द ही तरह तरह के जवाब तेजी से आने लगे। मुझे लगता है ये कोई खजाना होगा, ली याचेंग ने विचार किया और अपना अनुमान लगाया। शायद एक बच्चा, किसी चमकते मोती की तरह। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 203 अध्याय 203 सांप भौं वाली कांस्य मछली। जोड़ अध्याय 203 सांप भौं वाली तांबे की मछली। अध्याय 203 सांप भौं वाली तांबे की मछली। ये लिखते समय मुझे उम्मीद है कि पाठक याद रखेंगे कि हमारा डोमेन नाम ताइवान नॉवेल नेटवर्क किताबों की कमी को दूर करता है और यह बेहद व्यावहारिक है। निकी वू ने अलग राय रखते हुए सिर हिलाया। 6 शख्स को नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। सोचो, बच्चे को डिब्बे में रखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यह शायद खजाने का नक्शा है। शायद राजा लूशांग ने कब्रों से लूटे गए खजाने को छिपा रखा है। दोनों पक्षों को लगा कि उनके विचार तर्कसंगत हैं, इसलिए वे 2 गुटों में बंट गए, जिनमें से कोई भी दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं था। काफी देर तक बहस करने के बाद भी किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने पर अंततः सभी लोग शियाओमो की ओर देखने लगे और उसे जल्दी से जवाब देने का इशारा करने लगे। भाई मो, मुझे जल्दी बताओ, उस बैंगनी सुनहरे डिब्बे के अंदर आखिर क्या है? हाँ, शियाओमो, मुझे बताओ कौन सही है। मुझे सस्पेंस में रखना बंद करो, बस मुझे बता दो। शाओमो मुस्कुराए और फिर आगे बोली। डिब्बे का ढक्कन धीरे धीरे अपने आप खुल गया, जिससे एक छोटी उंगली के आकार का एक छोटा सा स्थान दिखाई दिया, जो सफेद रेशम से गद्देदार था। रेशम के बीचों बीच एक सोने की परत चढ़ी हुई कांसे की मछली थी। कांस्य से बनी यह मछली अत्यंत उत्कृष्ट कारीगरी से गढ़ी गई है। इसकी प्रत्येक परत को तीखे कोण पर पॉलिश किया गया है। मछली की प्रत्येक भौं पर एक समुद्री सांप कुंडली मारकर बैठा है, जो बिल्कुल सजीव और जीवंत लगता है। मैंने मछली को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा, थोड़ा असमंजस में था। सोने की परत चढ़ी प्राचीन वस्तुएं मेरी विशेषज्ञता है, लेकिन मुझे इस मछली के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी।
हालांकि मछली की कारीगरी मध्यम से उच्च स्तर की ही थी, शायद उस समय इसे विशेष रूप से मूल्यवान नहीं माना जाता था। इसकी तुलना में जिस सोने की परत चढ़े बक्से में इसे रखा गया था वह कहीं अधिक मूल्यवान था। ribbonrShucks.co.uk चूसने की मिठाई ड्रैगन। ऐतिहासिक रूप से केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा हुआ है कि सस्ती वस्तुओं को महंगे बक्सों में पैक किया गया है, जैसे कि जब किसी मछली का विशेष प्रतीकात्मक मूल्य होता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह किस काम की चीज है। क्या ये कोई सैन्य गिनने का यंत्र है? असंभव, बहुत छोटा है, बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं, कोई टोकन। ये भी असंभव, इस पर कुछ लिखा नहीं है और इसकी नकल करना बहुत आसान है। इसके आकार और बनावट को देखकर लगता है कि इसका एकमात्र संभावित उपयोग वाद्य यंत्रों और हथियारों की सजावट के रूप में हो सकता है, लेकिन इस पर कोई छेद या रस्सी के निशान नहीं है। मैं पूरी तरह से हैरान था और मुझे याद आया कि मेरे तीसरे चाचा को भी इस तरह की चीजों में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने उनसे सलाह लेने का फैसला किया। हालांकि उन्हें मुझसे ज्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन शायद वे अपने अनुभव के आधार पर कुछ अनुमान लगा सकें। मैंने मन बना लिया था, इसलिए मैंने तांबे की मछली ली और अपने तीसरे चाचा के दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे संदिग्ध हरकत करते देख मेरे तीसरे चाचा ने मुझे अंदर आने दिया। उनके चेहरे पर हैरानी का भाव था। बैठने के बाद मैंने समय बर्बाद नहीं किया और ठीक ठीक बताया कि मैंने गलती से भूल भुलैया वाला डिब्बा कैसे खोला था। जब मेरे तीसरे चाचा ने मेरी कहानी सुनी और मेरे हाथ में मौजूद पीतल की मछली को ध्यान से देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। मौका देखकर मैंने तुरंत उनसे पूछा कि यह क्या है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। अंकल सैन ने कहा, आप सही व्यक्ति के पास आए हैं। पूरे चीन में 100 से भी कम लोग इसके बारे में जानते हैं और उन 100 में से शायद केवल 1 दर्जन लोगों ने ही इसे वास्तव में देखा है। यह एक अत्यंत दुर्लभ खजाना है। जब मैंने अपने तीसरे चाचा को ये कहते सुना तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने मन ही मन सोचा, ये तो गोबर में सोने की अंगूठी मिलने जैसा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस टूटे हुए डिब्बे में इतनी कीमती चीजें होंगी। मैंने तुरंत उनसे पूछा कि इसे कितने में बेचा जा सकता है। मेरे तीसरे चाचा ने सिर हिलाते हुए मुझसे कहा, ये कहना कि यह मछली एक दुर्लभ खजाना है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह मछली कीमती है, बल्कि इसका मतलब है कि इसका पुरातात्विक महत्व बहुत अधिक है। यह मछली 20 साल पहले एक पुरातात्विक अभियान के दौरान मिली एक कलाकृति से बहुत मिलती जुलती है। शायद दोनों में कोई संबंध हो। अगर इसे उस समय पुरातात्विक दल को दे दिया गया होता तो यह अनमोल होती। लेकिन अगर तुम इससे बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो तो यह विचार छोड़ दो। मैंने मन ही मन सोचा, ये सब व्यर्थ है। हम पुरातत्व का काम नहीं करते तो पुरातात्विक महत्व का क्या फायदा। मैं इसे सांस्कृतिक धरोहर प्रबंधन कार्यालय में ले जाकर बेचने की कोशिश भी नहीं कर सकता। मैंने अपने तीसरे चाचा के चेहरे के भाव बदलते हुए देखा और मुझे लगा कि इसके पीछे कोई छुपी कहानी हो सकती है, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि उस समय वास्तव में क्या हुआ था। ये वस्तु राजा लू के महल से लाई गई थी, तो क्या उस समय जो कुछ हुआ था उसका राजा लू के महल से कोई संबंध हो सकता है? अंकल सैन ने सिर हिलाते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मैं इतने साल पुरानी बातों को नहीं उठाना चाहता। संक्षेप में मैं आपको जिम्मेदारी से बता सकता हूं कि लू के महल में इस मछली का दिखना महज एक संयोग था और इसका लू शांत से कोई लेना देना नहीं था। उस समय के अभिलेख आग में नष्ट हो गए थे। ये सब नियति थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैं आपसे कुछ पूछने आई थी और आपने न सिर्फ मुझे बताने से इनकार कर दिया, बल्कि ये सब लुभावनी बातें भी करने लगे। क्या मैं और जानना नहीं चाहती थी? इसलिए मैंने जिद करना शुरू कर दिया और उससे तब तक सवाल करती रही जब तक उसने मुझे बता नहीं दिया। मेरे तीसरे चाचा मेरे लगातार सवालों से तंग आकर आखिरकार मुझे एक छोटी सी बात बता बैठे। मेरे तीसरे चाचा ने अपने प्रारंभिक वर्षों में कुछ समय के लिए एक पुरातात्विक दल में टीम लीडर के रूप में काम किया। वे स्थलीय पुरातत्व में विशेषज्ञ हैं और उन विचित्र प्राचीन कब्रों से निपटने में माहिर हैं जो दफन रीति रिवाजों के अनुरूप नहीं हैं। जब से मनुष्य ने मृत्यु को पहचाना है तब से दफनाने की प्रथा एक अनूठी मानवीय गतिविधि रही है, जिसका इतिहास मानव इतिहास जितना ही पुराना है। विभिन्न कालों के दफनाने के अवशेषों में उस समय के लोगों के जीवन के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है, जिसमें वस्त्र, भोजन, आवास और परिवहन सहित जीवन के सभी पहलू शामिल हैं। मृतकों के साथ जीवितों जैसा व्यवहार करने का विचार एक ऐसा दफनाने का सिद्धांत है जो प्राचीन काल से लेकर आज तक चला आ रहा है। हालांकि हर राजवंश एक जैसी दफन प्रथा का पालन नहीं करता था। कई सामंती शासक वर्गों के पास बहुत ही खास मकबरे थे, जिनका अंदाजा हमारे रोजमर्रा के अनुभव से नहीं लगाया जा सकता।
उनके मकबरे बनाने की तकनीक भी अत्यंत गुप्त थी और हजारों वर्षों तक केवल कुछ ही शाही कारीगरों को इसे सीखने का अधिकार प्राप्त था। किन शी हुआंग समाधि इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इन मकबरों के बारे में लोगों के बीच कई मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन आज तक कोई भी इनकी आंतरिक संरचना को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। कुछ लोगों का कहना है कि किन शी हुआंग समाधि 1500 मीटर गहरी है और इसका भूमिगत महल ली पर्वत के भीतर गहराई में छिपा हुआ है। वास्तव में ये सब केवल अटकलें हैं। समाधि की वास्तविक संरचना को स्वयं अंदर जाकर देखे बिना नहीं समझा जा सकता, भले ही आपको इसका नक्शा दे दिया जाए। मेरे तीसरे चाचा को अपने जीवन में सबसे ज्यादा पसंद इन प्राचीन मकबरों में जाना है जिनके बारे में कोई नहीं जानता। हालांकि इतिहास में ऐसे बहुत कम सम्राट हुए हैं जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया हो और ऐसे विशेष मकबरे बनवाए हों। इस प्रकार के मकबरे दुर्लभ और मुश्किल से मिलने वाले हैं। अगर कुछ जानकारी मिल भी जाए तो मकबरे का स्थान नहीं मिल पाता और उन्हें कभी भी अपनी कला दिखाने का अवसर नहीं मिला। 1984 तक पुरातत्वविदों ने XSQD में एक दुर्लभ जलमग्न मकबरा खोजा। मकबरे के मालिक की उम्र और पहचान अज्ञात है। यह मकबरा गलती से तब मिला जब मकबरे के लुटेरे एक डूबे हुए जहाज को उड़ा रहे थे। इसके आसपास का समुद्र तल अस्त व्यस्त था, जिसमें 1 दर्जन से अधिक विस्फोट के निशान थे। मकबरे के कक्ष का मिट्टी का टीला लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था और मकबरे की बाहरी दीवार में कई दरारें आ गई थीं। हालांकि मकबरे के लुटेरे मकबरे में प्रवेश करने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए। दफन स्थल के आसपास मिले विशाल पत्थर के लंगरों से अनुमान लगाया जा सकता है कि मकबरा संभवतः पहले एक बड़े जहाज पर बनाया गया था, फिर जहाज के निचले हिस्से में छेद करके जहाज मकबरे को समुद्र की तलहटी में डुबो दिया गया था। इस तरह की दफन विधि अभूतपूर्व है। मकबरे का मालिक उस समय का कोई बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति रहा होगा। हालांकि मकबरे में प्रवेश करना असंभव होने के कारण उसकी पहचान की पुष्टि नहीं हो सकी। उस समय वियतनाम के साथ संबंध तनावपूर्ण थे और वहां बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता था। पुरातत्व दल को अन्य स्थानों से एक गुप्त प्रवेश द्वार खोजना पड़ा। सफाई का काम जारी रहा और ढह चुकी बाहरी दीवार को हटा दिया गया। दीवार के अंदर का दृश्य इस प्राचीन मकबरे की विशेष संरचना को दर्शाता है। ढह चुकी दीवार के पीछे पुरातत्वविदों ने गारे से सील की गई एक दूसरी जलरोधी दीवार खोजी। इससे निकले निष्कर्ष ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये प्राचीन मकबरा वास्तव में अंदर से सील था। प्राचीन मकबरे के अंदर हवा का होना किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरे दादाजी जैसे विशेषज्ञ ने भी पानी के नीचे अलग थलग पड़े खोखले मकबरे को पहले कभी नहीं देखा था। सारा काम रोकना पड़ा। समूह ने सावधानीपूर्वक बाहरी और भीतरी दीवारों के बीच की खाई में प्रवेश किया और भीतरी दीवार में लगभग 1 फुट चौड़ा पानी का प्रवेश द्वार पाया, जो एक व्यक्ति के रेंगकर अंदर जाने के लिए काफी बड़ा था। 10 मीटर से अधिक नीचे जाने के बाद भी उन्हें अंत दिखाई नहीं दिया। इसके बजाय उन्हें मकबरे के मार्ग के एक कोने में शेर के सिर वाला 4 कोनों वाला कांसे का बक्सा मिला। अंदर रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ एक सांप भौं वाली तांबे की मछली रखी थी। कांसे की मछली पूरी तरह से सोने से मढ़ी हुई थी, जिसकी भौहों पर 2 कुंडली मारे हुए समुद्री सांप बने थे। शिल्प कौशल उत्कृष्ट और सजीव था। #204 अध्याय 204 शीर्षकहीन जोड़ अध्याय 204 शीर्षकहीन अध्याय 204 शीर्षकहीन। इस वेबसाइट का डोमेन याद रखें। ताइवान नोवेल नेटवर्क आपकी पुस्तक पढ़ने की रक्षक। टुओन कम बेहद सुविधाजनक सांप जैसी भौहों वाली तांबे की मछली। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। बैकवोट शख्स को बैकवोट गूगल खोज और पढ़ना। ली याचेंग ने भौहें चढ़ाईं, थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैंने सोंग राजवंश की कांस्य मछली के बारे में सुना है, लेकिन इस सर्प भौं वाली तांबे की मछली के बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। शायद शियाओमो ने इसे गढ़ा हो। बोलते समय वह शियाओमो की ओर ऐसे देख रही थी मानो कोई सवाल पूछ रही हो। हाँ, भाई पेन सही कह रहे हैं। ये सांप भौं वाली तांबे की मछली इतिहास में मौजूद नहीं है। मैंने इसे सोन राजवंश की कांस्य मछली के आधार पर बनाया है। हाँ, इसे गंभीरता से मत लेना। शियाओमो हंसी और फिर उसने सबको समझाया। ओह, सभी ने अचानक समझ आने पर सिर हिलाया और फिर शियाओमो की कहानी सुनना जारी रखा। मैंने चाहे कितनी भी मिन्नतें की और गुहार लगाए, मेरे तीसरे चाचा ने मुझे आगे क्या हुआ ये बताने से इनकार कर दिया। अंत में उन्होंने मुझे घूरकर देखा और मुझे अनसुना करते हुए अपना अखबार पढ़ने में वापस लग गए। मैं अपने तीसरे चाचा के गुस्से को अच्छी तरह जानता हूँ। वह पहले ही सब कुछ कह चुके हैं, इसलिए उनसे कुछ भी निकलवाने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है।
मैंने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आधी कहानी सुनने के बाद मुझे लगा कि बाकी का हिस्सा ही महत्वपूर्ण है और मैं उसे और सुनने के लिए बहुत उत्सुक था। मैंने अपने तीसरे चाचा से कहा, चूंकि आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, इसलिए मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन क्या आप मुझे कांस्य मछली के बारे में और बता सकते हैं? क्या आपने उस समय कुछ सुराग मिलने की बात नहीं कही थी? अगर हम उन विशेषज्ञों को ढूंढ सके जिन्होंने उस समय शोध किया था, तो हम उनसे अब पूछ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि उन्होंने उस समय क्या शोध किया था। मेरी बात सुनकर मेरे तीसरे चाचा थोड़ी देर रुके और फिर बोले, यह एक तरीका है, लेकिन यह 1984 की बात है, 20 साल पहले की। हमें ये भी नहीं पता कि वे पुराने विशेषज्ञ अभी भी जीवित हैं या नहीं। मैंने तुरंत कहा, अगर हमें वरिष्ठ विशेषज्ञों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो हम उनके सहायकों को ढूंढ सकते हैं। भले ही उनके सहायक उस समय 40 वर्ष के रहे हों, अब वे केवल 60 वर्ष के हैं और शायद अभी सेवानिवृत्त भी नहीं हुए हैं। आपके संपर्कों की बदौलत आप उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। अंकल सैन ने आह भरी और सिर हिलाते हुए कहा, उस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद हम सब अलग अलग रास्तों पर चले गए और हमारा संपर्क टूट गया। जब कभी कभार मुलाकात होती थी तो सिर्फ अकादमिक आदान प्रदान के लिए ही होती थी। उनमें से कई ऐसे हैं जिनके नाम तक मुझे नहीं पता, इसलिए उन्हें ढूंढना आसान काम नहीं है। ये कहने के बाद अंकल सैन को अचानक कुछ याद आया। उन्होंने भौहें चढ़ाई और धीरे से ईक की आवाज निकाली। ये देखकर कि अभी और भी कुछ होने की संभावना है, मैंने उसे एक कप चाय दी ताकि देख सकूं कि वह आगे कैसे बोलता है। मेरे तीसरे चाचा ने सिगरेट जलाए, आंखें सिकुड़ी और काफी देर तक सोचते रहे। फिर मुझसे कहा, जिशा की पुरातात्विक खुदाई को इतना समय हो गया है कि मैं अधिकांश छोटी मोटी बातें भूल गया हूँ। लेकिन जब तुमने अभी इसका जिक्र किया तो मुझे संक्षेप में याद आ गया और इसने मुझे एक बहुत ही अजीब बात याद दिला दी। मैंने पूछा, यह क्या है? मुझे इसके बारे में बताओ। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन मुझे अभी याद आया कि मेरे साथ समुद्र में गए युवा विशेषज्ञों में से एक ऐसा था जो शांत स्वभाव वाले व्यक्ति जैसा दिखता था। ... गोदाम सामान से भरा पड़ा था। मैंने दीवार पर लगा चूल्हा देखा और खुद को गर्म करने के लिए उसे तुरंत जला दिया। उस समय अगर मुझे एक कप गर्म कॉफी मिल जाती तो मैं खुशी खुशी मर जाता। म्यूजिकल नोट 690x कॉम म्यूजिकल नोट। एनिंग ने माल को ढकने वाली तिरपाल को हटाया और पाया कि उसमें गोताखोरी के उपकरण थे, जिनमें ज्यादातर ऑक्सीजन सिलेंडर थे जिन पर कुछ संख्याएं अंकित थीं। हमने एक को उठाया और उसकी बारीकी से जांच की। आह निंग अचानक चीख पड़ी, जिससे मैं चौंक गया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यह जहाज के 5-883 है। वह मुस्कुराए, मेरे बगल में बैठ गई, एक मेंथोल सिगरेट जलाए और समुद्र को खाली निगाहों से घूरने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने उससे पूछा, जब अंकल सैन आपके पास आए तो आपकी कंपनी ने कुछ ही शब्दों के आधार पर उन पर कैसे विश्वास कर लिया और पैसा व मेहनत भी लगा दी? जहां तक मुझे पता है, आपकी जैसी कंपनियों में मूल्यांकन की प्रक्रिया बहुत सख्त होती है और जानकारी की विश्वसनीयता पर विशेषज्ञों की एक टीम चर्चा करती है। अंकल सैन के शब्दों का कोई आधार नहीं था। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आपकी विशेषज्ञ टीम को बिना किसी हिचकिचाहट के परियोजना को अस्वीकार कर देना चाहिए था। फिर ये परियोजना कैसे पास हो गई? आह निंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी बहुत जिज्ञासा है। मैंने सुना है कि पहले तो ये पास नहीं हुआ, लेकिन फिर आपके तीसरे चाचा ने विशेषज्ञों के समूह को कुछ दिखाया और किसी तरह ये सफल हो गया। मुझे इसके बारे में विस्तार से नहीं पता, लेकिन मुझ जैसे निचले स्तर के व्यक्ति को ये जानने का कोई तरीका नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा कि मेरे तीसरे चाचा के पास निश्चित रूप से उन चतुर अमेरिकियों को मनाने के साधन होंगे और यह कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। आह निंग ने मुझसे कहा, तुम्हारे तीसरे चाचा बड़े ही विचित्र व्यक्ति लगते हैं। वो देहाती भी हैं और परिष्कृत भी, देखने में भले ही सख्त लगे, लेकिन बेहद सावधानी से काम करते हैं। उन्होंने हमें जो योजना दी है वो बहुत विस्तृत और लगभग सर्वव्यापी है। यहाँ तक कि हमारा तुम्हें ढूंढने आना भी उन्होंने पहले से ही तय कर रखा था। आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना में तुम्हें ही सबसे पहले प्रतिस्थापित किया जाना था। मुझे लगता है कि एक तरह से ये योजना एक भविष्यवाणी जैसी है। उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया है उनमें से कई बातें सचमुच घटित हो चुकी हैं। ये सुनकर मुझे हल्का सा आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मेरे तीसरे चाचा को योजना बनाना सबसे ज्यादा नापसंद था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन अव्यवस्थित तरीके से बिताया था। आखिर अचानक उनके व्यक्तित्व में इतना बड़ा बदलाव क्यों आ गया? मैंने उससे पूछा कि क्या उसे चाचा की योजना में कुछ खास याद है।
आह निंग ने कुछ देर सोचा और बोली, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बात वाकई अजीब है। उन्होंने शर्त रखी है कि सभी उपकरण 2 प्रतियों में तैयार रखे जाएं और एक सेट बंदरगाह पर बैकअप के तौर पर रखा जाए। इसीलिए हम इस बार इतनी जल्दी रवाना हो पाए। उस समय उसने मुझे बताया कि उसे मालवाहक डिब्बे के पिछले हिस्से में कुछ शोर सुनाई दे रहा है और उसने मुझे जाकर देखने के लिए कहा। मैंने मन ही मन सोचा, क्या ये चूहा हो सकता है? इसलिए मैंने बगल से एक स्टेनलेस स्टील का पाइप उठाया और उसके पीछे पीछे चला गया। मालवाहक डिब्बे से गुजरने के बाद आपको नाविकों का विश्राम कक्ष मिलेगा और उसके आगे जहाज का अगला हिस्सा होना चाहिए। मैंने अपनी लालटेन जलाई और देखा कि अगला हिस्सा एक लोहे की दीवार से अलग किया गया था। दीवार जहाज के ढांचे से वेल्ड की गई थी और वहां एक अंडाकार स्टील का दरवाजा था जिसमें कार के स्टीयरिंग व्हील की तरह घूमने वाला, सील करने वाला ताला लगा था। आह निंग ऊपर गई और ताले को कुछ बार घुमाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मज नहीं हुआ। जब मैंने गौर से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि दरवाजे और फ्रेम के बीच रबर की एक परत थी, जो दरवाजे के अंदर और बाहर के स्थान को पूरी तरह से अलग कर रही थी। इस तरह के दरवाजे आमतौर पर बड़े जहाजों पर किसी दुर्घटना की स्थिति में कमरे को सील करने और उसे समुद्री जल से अलग करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ इनका क्या उद्देश्य है। वे अभी सोच ही रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, तभी अचानक लोहे के फाटक के अंदर से नाखूनों की खरोंच जैसी आवाज आई। आवाज इतनी स्पष्ट थी मानो कोई अंदर से लोहे के फाटक को खरोंच रहा हो। मैंने आश्चर्य से कहा, मन ही मन सोचते हुए, क्या सभी लापता लोग अंदर बंद हैं? ये तो बहुत भयानक है। आह निंग चिल्लाई, जल्दी करो, वे सभी लोग अंदर हो सकते हैं। इस ताले को खोलो। मैंने स्टील का पाइप हाथ में उठाया, उसे घूमने वाले सीलिंग लॉक के लॉक डिस्क में डाला, एक साधारण घूमने वाला लीवर बनाया और फिर जोर से खींचा। क्लिक की आवाज के साथ लॉक सिलेंडर घूमने लगा। एक बार ये ताला घूमना शुरू हो जाए तो इसे खोलना बहुत आसान हो जाता है। मैंने इसे 11 बार घुमाया और दरवाजे के अंदर से खड़खड़ाहट की कई आवाजें आईं। रोटरी लॉक डिस्क अपने आप घूमने लगी। मैंने आहनिंग को कुछ कदम पीछे खींच लिया। इससे पहले कि हम तैयार हो पाते, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजे से पानी की तेज धार बह निकली। हम तुरंत जमीन पर गिर पड़े और पानी के बहाव से मालवाहक डिब्बे में जा गिरे। मैंने जल्दी से खुद को रोकने के लिए कैनवास का एक टुकड़ा पकड़ लिया। पानी के छींटों से भीगने पर इस्पात का दरवाजा आगे पीछे हिलने लगा, जिससे चरमराहट की आवाज आने लगी। मैं सीधा बैठ गया और देखा कि लालटेन दरवाजे के पास पानी में भीगी पड़ी है। उसकी लौ ऐसे टिमटिमा रही थी मानो कभी भी बुझ जाएगी। मैं उसे उठाना चाहता था, लेकिन अचानक निंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया। मैंने ऊपर देखा तो पाया कि इस्पात के दरवाजे के पीछे से शिल्कों से ढका एक विशाल चेहरा प्रकट हुआ था। उसकी 2 हरी आंखें एक भूत की तरह खामोशी से मुझे घूर रही थीं। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 205 अध्याय 205 एक नया दिन। जोड़ अध्याय 205 एक नया दिन। अध्याय 205 एक नया दिन। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। शाओ मो रुका, उत्सुकता से उसके अगले शब्दों का इंतजार कर रही भीड़ की ओर देखा और मुस्कुराया। टक्कर 9Z हक्स, सी ओम स्ट्रॉबेरी पेंगुइन। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। नहीं भाई मो, दिलराबा दिलमुरत ने तुरंत आपत्ति जताई, उसका हाथ पकड़कर विनती की। बस एक बार और, बस एक बार और। ठीक है। पीछे न रहने की कोशिश में लियू युफेई ने भी शियाओमो की खूब चापलूसी की, उसे चाय और पानी पिलाया और उसके कंधों और पैरों की मालिश की। हाँ भाई मो, कृपया इसे आखिरी बार कहिए, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। अन्य लोगों ने भी बारी बारी से शियाओमो से विनती की, उनसे और अधिक बताने की गुहार लगाई। हाँ, वाह आप लोग। शाओमो ने असहाय होकर सभी को देखा, विशेष रूप से लियू युफेई और दिलरबा दिलमुराद को, जिनकी खूबसूरत बड़ी आंखें उसकी ओर झपकी, और शाओमो तुरंत टूट गया। ठीक है, बस यही आखिरी बार है, इसके बाद मैं सो जाऊंगा। शाओमो की बातें सुनकर सभी ने जोर से सिर हिलाया और बड़ी खुशी से चुपचाप जयकारे लगाए। फिर मैंने शियाओमो की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा। कूल कोआला शख्स, कौम भालू का चेहरा। वह भयानक विशालकाय चेहरा मेरे सिर से लगभग 4-5 गुना बड़ा था और उसका शरीर अभी भी उस लोहे के गेट के पीछे छिपा हुआ था। मुझे ठीक से पता नहीं था कि वह कितना बड़ा था। डेक में बने छेद से आती रोशनी बहुत तेज नहीं थी, इसलिए मैं उसके चेहरे के हाव भाव साफ साफ नहीं देख पा रहा था। मुझे नहीं पता था कि वह भूत था या कोई जानवर।
मुझे बस इतना महसूस हुआ कि वह चेहरा डरावना और अवर्णनीय रूप से विचित्र था। मैं बस उसे देखती रही, मेरा पूरा शरीर सिर से पैर तक सिहर उठा। मैं इतनी डरी हुई थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। धिक्कार है, मेरे पैर फिर से लड़खड़ाने लगे, बिल्कुल बेजान हो गए। मैंने कुछ मुश्किल से कदम पीछे लिए, फिर मुझे जमीन पर पड़ी उस औरत की याद आई। हालांकि वह अच्छी इंसान नहीं थी, लेकिन उसे यूं ही मरने देना ठीक नहीं था। मैंने उसे पलटा और देखा कि उसके दोनों सूखे हाथ फिर से गायब थे, लेकिन अब मैं इसकी चिंता नहीं कर सकता था। अगर पानी फिर से बढ़ गया तो उसका सिर पानी में डूबे रहने पर वह डूब जाएगी। मैंने अपने हाथ उसकी बगलों के नीचे डाले और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। केबिन के दूसरे छोर पर डेक तक जाने वाली सीढ़ियां जरूर होंगी। जब तक मैं इस औरत को डेक पर खींचकर ले जाता, वह या तो समुद्र में कूद जाएगी या मदद के लिए पुकारेगी। मेरे पास ज्यादा विकल्प होंगे। जैसे ही मैं कांपते पैरों से पीछे हटने लगी, मैंने मन ही मन खुद से कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जितनी बार ऐसी स्थिति का सामना करोगे, उतना ही शांत रहना सीखोगे। मैं धीरे धीरे पीछे हटती गई, मेरी निगाहें उस चेहरे से हटी ही नहीं। वह राक्षस मुझे घूरता रहा, बिल्कुल स्थिर। एक पल के लिए मुझे सिर्फ बहते पानी की आवाज सुनाई दी। अगर उसने कोई हरकत की होती, जैसे अपना सिर घुमाना या मुंह खोलना, तो शायद मुझे थोड़ा बेहतर महसूस होता। लेकिन उसकी आंखें मुझ पर टिकी रहीं, जिससे मेरा डर और भी बढ़ता गया। मैंने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत ही असामान्य है। लेकिन चूंकि तुम अभी हिल नहीं रहे हो, तो बस स्थिर रहो। सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर पहुंचने का इंतजार मत करो, फिर मुझ पर झपट पड़ो। मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं उसे न देखूं, इसलिए मैंने अपनी चाल तेज की और कुछ ही झटकों में उसे सीढ़ियों के ऊपर तक खींच लिया। जब मैंने उसे देखा तो मैं दंग रह गया। सीढ़ियां पूरी तरह सड़ चुकी थीं, बस ढांचा ही बचा था। मुझे नहीं पता था कि मैं अकेले उन पर चढ़ पाऊंगा या नहीं, उस अधमरी औरत के साथ तो और भी मुश्किल था। मैंने सीढ़ियों पर पड़े कुछ धातु के सहारे देखे। मैंने उस औरत का हाथ पकड़ा और उन पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे मेरे पैर के नीचे ही टूट गए। वे लगभग पूरी तरह सड़ चुके थे। ये थोड़ा पेचीदा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, और शुक्र है कि वह राक्षस बहुत धैर्यवान था और वहीं खड़ा था। अब मैं अंधेरे में था, और मेरे और उसके बीच एक प्रकाश स्रोत डेक में एक छेद था। इसलिए मैं केवल धुंधली सी उसकी आकृति देख पा रहा था। इससे मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। मैंने पहले उस औरत को दीवार के सहारे टिकाया, फिर दांत पीसकर एक जोरदार छलांग लगाकर पहले खुद ऊपर चढ़ने का फैसला किया। ... मैं सोच में डूबा हुआ था कि अचानक मुझे डेक से कुछ चरमराहट की आवाजें सुनाई दी, मानो कोई और व्यक्ति जहाज पर चढ़ गया हो। मैं सोच ही रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, तभी मैंने झांक तू को डेक की दरार से नीचे कूदते देखा। उतरते ही उसने अपनी पिस्तौल उठाए, लोहे के गेट पर सावधानी से नजर डाली, फिर मुड़कर डर से चीखा, हे भगवान! चीख सुनकर राक्षस ने अपना सिर घुमाया और उसे देखा। अचानक उसने एक बेहद दर्दनाक चीख मारी और आगे की ओर झपटा। गंजे आदमी ने बड़ी फुर्ती से प्रतिक्रिया करते हुए पहली गोली से बचने के लिए जमीन पर लेट गया। एक क्लिक की आवाज के साथ उसने बोल्ट खींचा और गोली चला दी। राक्षस ने एक दबी हुई कराह निकाली, उसका कंधा बुरी तरह फट गया था। दर्द से कराहते हुए वह जहाज की दीवार पर कूद गया। गंजे आदमी ने अंधाधुंध कई और गोलियां चलाईं, जिनमें से लगभग सभी मेरे सिर के पास लगीं, जिससे मैं डर के मारे पीछे हट गया। समुद्री बंदर बहुत चालाक था। बंदूक की ताकत देखकर उसने दोबारा उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। उसने एक बार हमला करने का नाटक किया और फिर अचानक बिजली की तेजी से कुछ छलांगे लगाकर झांक गंजे आदमी के ऊपर से कूद गया और लोहे के फाटक के अंदर वापस चला गया। झांक द बाल्ग ने अपनी बंदूक का पीछा किया, बल्कहेड में गोलियों की एक कतार दाग दी और तुरंत पानी अंदर घुस आया। पानी का स्तर अब और भी तेजी से बढ़ रहा था। वह खून का प्यासा था। उसने 2 गोलियां चलाईं, लोहे के दरवाजे के कब्जे तोड़ दिए, फिर उसे लात मारकर खोल दिया। मैं उसके पीछे भागा और पतवार में एक छेद देखा, जिससे लगातार पानी अंदर आ रहा था। राक्षस उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था। छेद देखकर मैं समझ गया कि यह वर्षों पहले दुर्घटना के दौरान बना होगा, वही छेद जिसके कारण जहाज डूबा था। हालांकि अब यह एक कटोरे के आकार के विशाल समुद्री जंग से बंद था। राक्षस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। जैसे ही झांक द बाल्ग ने अपनी बंदूक उठाई, उसने अपने लिए पर्याप्त बड़े छेद को तोड़ दिया और फिर अंदर कूद गया। झांक गंजा अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने पानी में कुछ और गोलियां चलाईं। इस समय नाव से ऐसी चरमराहट की आवाज आ रही थी मानो वह टूटकर बिखरने वाली हो। मैंने नीचे देखा तो पानी मेरे घुटनों तक आ चुका था।
हम यहाँ और नहीं रुक सकते थे, हमें तुरंत निकलना था। नाइमिंग दौड़कर वापस आया और उस औरत को हिलाते हुए निंग निंग चिल्लाया। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने उसे उठाया, मेरी पीठ पर पैर रखा और फुर्ती से मुझे पलट दिया। उस लात से मुझे लगभग खून की उल्टी आ गई, मेरी पीठ जैसे पल भर में टूट गई हो। झांक गंजा मेरे ऊपर बैठ गया, मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मुझे ऊपर खींच लिया। ... शाओ मो कुछ देर और बोलता रहा, फिर आखिरकार रुक गया। कहानी में मग्न दर्शक रोमांचकारी कथा में डूबे रहे। शाओ मो ने अपना सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कान दी। हे, अब मैं सो सकता हूँ। इतना कहकर उसने सबकी अनदेखी की और सोने के लिए लेट गया। बाकी सब लोग जाने के लिए अनिच्छुक लग रहे थे, लेकिन अब उन्हें सचमुच नींद आ रही थी और वे ऊँघ रहे थे। इसलिए सबके पास आराम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रात एक बार फिर शांतिपूर्वक गुजरी। ... जैसे ही सूर्य उगता और अस्त होता है, पक्षियों की मधुर चहचहाहट के साथ एक और खूबसूरत दिन की शुरुआत होती है। शियाओ मो, जो पहले ही व्यायाम पूरा कर चुका था, घर में अभी भी गहरी नींद में सो रहे लोगों को देखकर मजे ले रहा था। अरे बाप रे, मैंने तुमसे जल्दी सोने को कहा था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तो तुम उठ ही नहीं पा रहे हो। शाओ मो गुस्से में थी और चिढ़ भी रही थी। कैमरे के सामने शिकायत करने के बाद उसने उनकी अनदेखी की और कुछ खाने की तलाश में चली गई। ... 206 अध्याय 2 गले परिवार का सौभाग्य। लावारिस जमीन जोड़। अध्याय 206 जंगल परिवार का सौभाग्य। लावारिस भूमि। अध्याय 206 जंगल परिवार का सौभाग्य। लावारिस भूमि। जब शियाओ मो 2 नारियल लेकर शिविर में लौटा तो सब लोग उठ गए। डिग्री भाग। गुना एसक्स सिग्मा ओ गुना। डिग्री भाग। गूगल सर्च रीडिंग। भाई मो वापस आ गया है। दिलराबा दिलमुरद गुलेल से खेल रहा था, तभी उसने अचानक शियाओ मो को जंगल से बाहर आते देखा। निकी वू ने उनसे उम्मीद भरी निगाहों से पूछा, आपको क्या मिला? शियाओ मो ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, हाथ में नारियल का वजन किया और कहा, इस जंगल में खाने के लिए 2 नारियल के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन मुझे वहां दूसरी तरफ एक बड़ी नदी दिखाई दी। शियाओ मो ने अपने पीछे की दिशा में इशारा किया। क्या ये विशेष रूप से बड़ा है? ये सुनकर ली याचिंग ने तुरंत जवाब मांगा। शियाओ मो ने सिर हिलाया और फिर कहा, इसके आकार को देखकर लगता है कि यह लगभग 7 या 8 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर एक बड़ी मछली होनी चाहिए। जब सबको पता चला कि वहां एक बड़ी मछली है तो सब उत्साहित हो गए। निकी वू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो मछली पकड़ने चलते हैं। फिर सबने अपने हाथ आपस में रगड़े, तरह तरह के औजार तैयार किए और मछली पकड़ने जाने के लिए तैयार हो गए। मच्छरदानी भी ले आना, मछली पकड़ सकते हो। चलो शियाओ मो के पीछे उस नदी तक चलते हैं। भाई यांग, तुम घर पर रहो और शिविर की रखवाली करो। ... शेन शियाओयांग के अलावा शियाओ मो और उनके समूह ने एक भव्य जुलूस में प्रस्थान किया। शियाओ मो आगे आगे चल रहा था और वे जल्द ही नदी किनारे पहुंच गए। इस मौके पर उनके एक कैमरामैन प्रोड्यूसर ने परिचय कराया। ये जियाओदान नदी है जो 260 किलोमीटर तक फैली हुई है और मतंतास वन को घेरे हुए है। इसे मतंतास की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। ये सुनकर सभी ने नदी की ओर अत्यंत श्रद्धा से देखा। मुकुट, नीला दिल, डीएक्स कॉम बम भालू का चेहरा। तब ये हमारे देश की मातृ नदी की तरह हो जाएगी। सच कहूं तो इन नदियों ने निस्वार्थ भाव से अनगिनत जिंदगियों का पालन पोषण किया है। ये वास्तव में बहुत ही शानदार है। ... कुछ देर सोचने के बाद वे नदी के बहाव की दिशा में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि धारा इतनी तेज थी कि मछली पकड़ना संभव नहीं था। यहाँ एक छोटा सा तालाब है। ली याचेंग ने एक छोटा सा तालाब देखा और तुरंत सबको वहां बुला लिया। क्या आपके पास कोई मछली है? लियू यफेई ने उत्सुकता से पूछा। पास होना। ली याचेंग ने पानी की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अरे, यहाँ सचमुच मछलियाँ हैं। दिलराबा दिलमुरत ने उत्साह से पानी में तैरती कई छोटी मछलियों की ओर इशारा करते हुए कहा। इसी क्षण जिंग आओवेई ने एक मच्छरदानी निकाली और उसने और ली याचेंग ने दोनों ने मच्छरदानी के एक एक सिरे को पकड़ा और फिर मच्छरदानी के बीच में एक पत्थर रख दिया। फिर वे दोनों धीरे धीरे मच्छरदानी को पानी में आगे खींचने लगे। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, उठो, टहलना। कुछ ही देर में दोनों ने मच्छरदानी उठा ली। मच्छरदानी के बीच में एक चट्टान के अलावा कई छोटी मछलियां थीं, जिनमें से प्रत्येक का आकार नाखून के बराबर था। हाँ, सभी लोग हंसे बिना नहीं रह सके। लियू यफेई इतनी जोर से हंसी कि उसके हाथ कांपने लगे। उसने छोटी मछली की ओर इशारा करते हुए कहा, हे, कितना प्यारा।
चलो इन्हें यहीं रखते हैं और इनके पास बड़ी मछलियां आने का इंतजार करते हैं। दिलराबा दिलेमुरत ने भी मुस्कुराते हुए कहा। ली याचेंग निराश दिख रहे थे, लेकिन शिंग आओवेई ने मुस्कुराते हुए उन्हें सांत्वना दी और कहा, कुछ नहीं से तो बेहतर है, हम कुछ सूप तो बना ही सकते हैं। निकी वू ने सहजता से आगे बढ़कर छोटी मछली को पकड़ा और उसे अपने बैग में रख लिया। छोटी मछली भी आखिर मछली ही होती है और नन्ही मक्खी भी आखिर मांस ही होती है। शाओ मो मुस्कुराए और फिर बोली, हाँ, चलो कहीं और चलते हैं और तलाश जारी रखते हैं। इसलिए सभी ने चिलचिलाती धूप का सामना किया और जल्दी से नदी के निचले हिस्से में पहुंच गए। यहाँ का पानी तेज गति से नहीं बहता है और आप इसमें मछलियों के झुंड को तैरते हुए देख सकते हैं। फिर सभी ने जाल को दोबारा खींच लिया, मछली पकड़ने के लिए तैयार। फिर मैंने छोटी मछलियों का एक और बड़ा समूह इकट्ठा किया। क्योंकि यह सिर्फ एक मच्छरदानी है, इसलिए यह बहुत छोटी है, जिससे बड़ी मछली पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है। इसके अलावा ये छोटे मोटे लोग 8 लोगों को पकड़ने के लिए हमेशा इंतजार करते रहेंगे। जल्द ही सभी ने हार मान ली। चलो सड़क के उस पार जाकर देखते हैं। शाओ मो ने सामने वाले किनारे की ओर इशारा करते हुए सभी को ये सुझाव दिया। हाँ, यहाँ धारा तेज नहीं है, हम इसे पार कर सकते हैं। ली याचेंग ने सहमति में सिर हिलाया। तो सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और नदी पार करने लगे। सौभाग्य से पानी ज्यादा गहरा नहीं था, केवल कमर तक ही था। थोड़ी ही देर में कुंग फू हसल और उसका समूह नदी के दूसरी ओर पहुंच गया। एक और कंकड़ वाले समुद्र तट को पार करने के बाद जियाओमो और उसका समूह फसलों के एक खेत में पहुंचा। ये स्थान हरे भरे शकरकंद के पत्तों के विशाल मैदान से ढका हुआ है। क्या ये कृषि भूमि स्थानीय लोगों की है? शाओ मो ने अपने पीछे मौजूद प्रोडक्शन क्रू से पूछा और बाकी सभी ने भी उनकी तरफ देखा। एक कर्मचारी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। ये सुनकर जियाओमो और बाकी लोग कुछ निराश हुए। चूंकि यह स्थानीय लोगों की जमीन थी, इसलिए वे उनकी अनुमति के बिना वहां घूम नहीं सकते थे। नहीं तो क्या मुझे चोर नहीं माना जाएगा? जब सभी लोग निराश महसूस कर रहे थे, तभी कर्मचारी ने आगे कहा, हालांकि स्थानीय लोग सब चले गए हैं, इसलिए ये जगह निर्जन भूमि बन गई है। ये सुनकर शियाओमो और बाकी लोग बेहद खुश हो गए। ये सचमुच सौभाग्य की बात थी। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तो हम कर सकते हैं। हाँ, आप सब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलिए शकरकंद खोदते हैं। सभी ने उत्साह से जयकारे लगाए और फिर शकरकंद खोदना शुरू करने के लिए बेताब हो गए। इसके बाद जियाओमो ने पास ही में एक पपीते का पेड़ देखा, जो पपीतों से लदा हुआ था। शाओमो ने एक फल उठाया, फिर उसे चाकू से काटकर उसका एक छोटा सा टुकड़ा चखा। ये थोड़ा कड़वा है, पूरी तरह पका नहीं है। फिर मैंने सबको चखने के लिए एक टुकड़ा दिया। वाह, ये तो कुरकुरा और मीठा है। लियू यफेई घास पर बैठी थी और दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसे पपीता बेहद स्वादिष्ट लगा। दिलराबा दिलेमुरत ने भी एक निवाला लिया। ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत मीठा है। पपीता जल्दी ही खा लिया गया और फिर वे शकरकंद खोदने में जुट गए। वाह, शकरकंद, हाँ, मेरे पास तो शकरकंद का राजा है। हे हाँ। इस प्रकार मीठे आलू खोदने की आनंददायक गतिविधि शुरू हुई। सभी लोग संतुष्टि से फूले नहीं समा रहे थे और हंसना बंद नहीं कर पा रहे थे। उन्हें तुरंत शकरकंद से भरा एक बड़ा थैला मिला, जिसका वजन कम से कम 50 या 60 पाउंड था। शिंग आओवेई खेतों में घूमता रहा और जल्द ही उसे एक और खोज मिली। सब लोग जल्दी आओ। गन्ने का एक छोटा सा खेत भी उनके क्रूर हाथों से नहीं बच सका और उसे तुरंत काट दिया गया। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। निकी वू चाकू से गन्ने छील रही थी, उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। बहुत अच्छा, ये बहुत मीठा है। मुझे जंगल में गन्ना मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये तो अद्भुत है। यहाँ जियाओमो को एक केले के पेड़ पर केलों का एक बड़ा गुच्छा मिला। हालांकि वे अभी पके नहीं थे, फिर भी जियाओमो ने उन्हें तोड़ लिया। इसे आग पर भूनने के बाद खाया जा सकता है। चलो नदी किनारे जाकर नहा लेते हैं। शाओमो शकरकंद से भरा एक थैला लेकर नदी किनारे पहुंचा। उन्होंने शकरकंद को धोकर वापस ले जाने की योजना बनाई थी। ठीक है, बस इतना ही काफी है। चलो घर चलते हैं। हाँ, घर जाने का समय हो गया। जल्द ही सभी लोग भरपूर फसल लेकर घर लौट आए। मैं वापस आ गया हूँ। शियाओमो और अन्य लोगों को लौटते देख हस्तशिल्प कर रही शेन शियाओयांग ने खुशी से उन्हें पुकारा। यात्रा सफल रही। शिंग आओवेई अपनी खुशी को रोक नहीं सका और उसने केले शेन शियाओयांग के सामने रख दिए। सबको लूट का माल बांट दो।
निकी वू ने अपने चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव लिए गन्ने का एक गट्ठा नीचे रख दिया। इसके बाद पपीते थे जिन्हें लियू युफेई और दिलराबा दिलमुरत ने पकड़ रखा था, और फिर छोटी मछलियां थीं जिन्हें सन यिझोऊ और ली याचेंग ने पकड़ा था। अंत में जियाओमो ने शकरकंद से भरा एक बड़ा थैला लेकर शानदार प्रवेश किया। ये थैला शकरकंद से भरा हुआ है। इससे शेन शियाओयांग अचंभित रह गया। शो के शुरू होने के पूरे समय में उन्हें इतनी प्रचुर मात्रा में आपूर्ति कभी नहीं मिली थी। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 207 अध्याय 207 रात्रि शिकार। तीतर की नकल। जोड़। अध्याय 207 रात का शिकार। क्या जंगली मुर्गी नकली है? अध्याय 207 रात का शिकार। क्या जंगली मुर्गी नकली है? हाँ, सभी लोग अपनी फसल से अत्यधिक प्रसन्न होकर खिलखिलाकर हंस पड़े। सभी ने उत्साहपूर्वक जयकारे लगाए। हाँ, ये तो सचमुच एक शानदार दावत है। यहाँ सब्जियां और मछली दोनों हैं। ये हमारे लिए एक दिन के खाने के लिए काफी है। वूहू से उड़ान भरें। सभी लोगों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के बाद उन्होंने भोजन तैयार करना शुरू कर दिया। शाओमो ने बर्तन को सही जगह पर रखा, उसमें पानी डाला और फिर शकरकंद काटना शुरू कर दिया। आज हम एक बड़ा मिश्रित स्टू बना रहे हैं जो पूरी तरह से उबला हुआ है। इससे पहले किसी ने भी इस तरह से खाना नहीं खाया था। शियाओमो ने शकरकंद, गन्ना, पपीता और केले को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक बर्तन में पकाने के लिए रख दिया। जंगल शैली का मीठा सूप का एक बेमेल मिश्रण। निकी वू ने बर्तन में रखी रंग बिरंगी चीजों को देखा और उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। उसके बगल में खड़े सन यिझोऊ ने अनजाने में अपने हाथ से अपनी नाक पर हवा फूंकी और सिर हिलाते हुए कहा, ये स्वाद आ रहा है। कुछ देर बाद शकरकंद की मनमोहक खुशबू केले की सुगंध के साथ मिलकर पूरे जंगल में फैल गई। निकी वू ने मुश्किल से अपनी बात कही, फिर एक चाकू लिया और शकरकंद के एक टुकड़े को उसमें गोदकर उसका स्वाद चखा। इसके बारे में क्या ख्याल है? सन यिझोऊ ने आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और शियाओमो ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, इसकी खुशबू और स्वाद दोनों ही मीठे हैं। निकी वू ने संतुष्टि भरे भाव के साथ शियाओमो को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। ये सुनकर सन यिझोऊ खुद को रोक नहीं पाए और उसने एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। स्वादिष्ट भोजन। दूसरी ओर ली याचेंग ने छोटी मछलियों को टिन फॉयल में लपेटकर भूनने के लिए आग पर रख दिया। कुछ ही देर में उनका ग्रिल भी तैयार हो गया और मछली की खुशबू हवा में फैल गई। हालांकि ये मछलियां छोटी थीं, फिर भी उन्होंने काफी संख्या में मछलियां पकड़ी और उनकी खुशबू विशेष रूप से स्वादिष्ट थी। खाना तैयार है सब लोग। शाओमो ने जोर से आवाज लगाई और लियू युफेई और घर में आराम कर रहे अन्य लोग भोजन का नाम सुनते ही तुरंत चौकन्ने हो गए। हाँ, आखिरकार हम खाना खा सकते हैं। वाह, इसकी खुशबू तो कमाल की है। इसे सीख में पिरोकर खा लो। शानदार, ये स्वाद बिल्कुल सही है। यह न तो बहुत नमकीन है और न ही फीका। ये बहुत स्वादिष्ट है। जल्द ही सभी के पेट गोल और भरे हुए थे। वे पूरी तरह से ठसाठस भर चुके थे। फिर वे झपकी लेने के लिए बिस्तर पर लेट गए। शाम 5 बजे के आसपास जियाओमो लियू यीफेई, शेन जियाओयांग और सन यिझोऊ को जंगल द हंट में ले गया। वे घर में बने धनुष बाण और गुलेल से लैस होकर खतरनाक ढंग से आगे बढ़े। अलविदा, इसे जारी रखो। सभी को अलविदा कहने के बाद शियाओमो और बाकी 3 लोग धीरे धीरे जंगल में और अंदर की ओर चले गए। यहाँ बहुत सारे नारियल हैं, शायद कुछ नारियल केकड़े भी हों। सन यिझोऊ ने जमीन पर बिखरे हुए नारियल को देखा और बीच बीच में पेड़ों की ओर देखते हुए ये कहा। उन्हें पिछली बार गिली द्वीप पर नारियल के बाग में पकड़े गए नारियल केकड़े की भी याद आ गई। नहीं, मुझे जमीन पर नारियल केकड़े के बिल नहीं दिखे। सैंटा पाउटिंग कैट फेस 9 सायन सी सीट्स ऑफ ड्रैगन। आगे चल रहे शाओमो ने ये सुनकर अपना सिर हिलाया। इस समय लियू युफेई उत्सुकता से पेड़ को देख रही थी। क्या इस पेड़ में केकड़े हैं? वह बेहद उत्सुक थी क्योंकि उसने इससे पहले कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। पिछली बार उसने नारियल केकड़ा नहीं देखा था, जिससे उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। कुकू। शेन शियाओयांग ने अचानक जंगली मुर्गे की आवाज की नकल की, इस उम्मीद में कि जंगली मुर्गे से कोई प्रतिक्रिया मिलेगी। लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद भी उन चारों को कुछ नहीं मिला और तब तक रात हो चुकी थी। रुकना। अचानक जियाओमो ने अपने पीछे मौजूद लोगों को रुकने का इशारा करने के लिए हाथ उठाया। उसने आगे झाड़ियों में हलचल देखी थी।
गुटरगू गुटरगू। एक जंगली मुर्गी की आवाज सुनाई दी। लियू यफेई ने उत्साह से कहा, अरे ये तो जंगली मुर्गी है, मैंने सुना। सभी ने उत्साह से सिर हिलाया, आखिरकार उन्हें एक महत्वपूर्ण खोज मिल गई थी। फिर सभी लोग सावधानीपूर्वक और धीरे धीरे पास आने लगे। कुकू। सन यिझोऊ ने टॉर्च पकड़े हुए जंगली मुर्गे की आवाजों की नकल करते हुए चारों ओर देखा। अचानक वह चीख उठा, जिससे बाकी सब लोग चौंक गए। फिर मैंने उसे चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए वापस भागते हुए देखा। आपने मुझे डरा दिया। शेन शियाओयांग ने उसकी तरफ देखा और चिड़चिड़ाकर हंस पड़ी। लियू यफेई ने भी बड़े प्यारे अंदाज में मुंह बनाया और उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। उबाओ। शाओमो ने उसे मनोरंजक ढंग से देखा और उसे लात मारने का नाटक किया। मानो या न मानो, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। फिर से भागने की कोशिश करो। ये देखकर कि उसने भीड़ को नाराज कर दिया है, सन यिझोऊ ने जल्दी से एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बस मजाक कर रहा था, वहां कुछ भी नहीं है। मुझे लगा था कि हमने जंगली मुर्गे की खोज कर ली है। बहुत बुरा हुआ, उन्हें पता चल गया होगा कि हम भाग गए। ... कुछ देर इधर उधर खेलने के बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगे। क्या कोई मुझे बता सकता है कि मुर्गियां कहाँ मिलेंगी? शेन शियाओयांग ने ऊब के मारे अपने बदले हुए बोल गुनगुना किए और काफी देर तक खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। सन यिझोऊ ने भी इसी भावना को दोहराते हुए कहा, और अगर हमें वे मिल भी गए तो इस जगह पर रास्ता ढूंढना इतना मुश्किल है, हम उन्हें पकड़ कैसे पाएंगे? इस समय वे झाड़ियों, लताओं और कांटों से घिरे हुए थे और उनके सामने कई बाधाएं थीं। सिस्सी, सावधान रहो, हर जगह कांटे हैं। शाओमो ने अपने बगल में लगे एक कांटेदार पेड़ की ओर देखा और अपने पीछे खड़ी लियू यफेई से कहा, ठीक है भाई मो, मुझे दिख गया, कितने सारे कांटे हैं। लियू यफेई ने कांटेदार पेड़ पर टॉर्च की रोशनी डाली, उसके चेहरे पर डर के भाव साफ झलक रहे थे। समूह सावधानीपूर्वक कांटेदार झाड़ियों से होकर गुजरा और तभी जियाओमो ने एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ खोजा। ओह! टॉर्च की रोशनी उस दिशा में पड़ी और अचानक सबके सामने एक जंगली मुर्गा दिखाई दिया। जंगली मुर्गी! लियू यफेई ने पहले तो उत्साह से जयकार की, फिर उसे एहसास हुआ कि कहीं वह जंगली मुर्गी को डरा न दे, इसलिए उसने जल्दी से अपनी आवाज धीमी कर ली। ये तो अजीब है, क्या ये सो रहा है? सन यिझोऊ ने जंगली मुर्गे की ओर देखा, जो स्थिर खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि उसने उन्हें देखा ही नहीं था, और उत्सुकता से पूछा। लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक हैरान रह गए। उनका मानना था कि यह शो के निर्माताओं द्वारा किया गया एक सुनियोजित आयोजन था और वाइल्ड चिकन को उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। गेहूं के खेतों से होकर बहती हवा, वैसे इतनी नजदीक से जंगली मुर्गे ने गॉडमो और दूसरों को जरूर देखा होगा, तो वे भाग क्यों नहीं गए? स्वॉर्ड आउट ऑफ ग्रीन माउंटेन्स। ओह, शायद वाइल्ड चिकन सो रहा है। इनविंसिबल विंड एंड फायर व्हील, क्या इसे प्रोडक्शन टीम ने पहले से तैयार किया था? जीवन तो एक सपना मात्र है, इसमें कितना आनंद मिल सकता है। बेकार प्रोग्राम, मैं इसे हटा रहा हूं। ऐसा कचरा क्यों बनाया? कुछ दिनों तक शाम की ठंडी हवा चलने के बाद, बिल्कुल। मुझे सबसे ज्यादा नफरत उस नकली चीज से है। ये सब कितना बेकार है। ... इस समय उसके बगल में खड़ी शेन शियाओयांग ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा, मैं समझ गया कि आपने पहले कभी मुर्गियां नहीं पाली हैं। मुर्गियां रात में देख नहीं सकती, इसलिए उन्हें पकड़ना बहुत आसान है। सही। शाओमो ने सिर हिलाया और फिर समझाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुर्गियों जैसे पक्षियों की दृश्य कोशिकाओं में रॉड कोशिकाओं की संख्या कम होती है, इसलिए वे रात में मुश्किल से कुछ देख पाते हैं। ओह, मैं समझा, कोई आश्चर्य नहीं। शाओमो की व्याख्या सुनकर लियू यफेई और सन यिझोऊ तुरंत समझ गए। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं? लियू यफेई ने अपना सिर घुमाया और एक पल के लिए सोचा, फिर तुरंत खुशी से बोली, हाँ, बिल्कुल सही। शाओमो मुस्कुराया और सिर हिलाया और जंगली मुर्गे को पकड़ने के लिए जाने ही वाला था कि सन यिझोऊ ने उसे रोक दिया। हे शाओमो, मैं चलता हूँ, मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दो। ये देखकर कि सन यिझोऊ ने गिरफ्तारी करने के लिए स्वेच्छा से आगे कदम बढ़ाया, शाओमो ने स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं जताई। फिर सन यिझोऊ ने बिना किसी परेशानी के जंगली मुर्गे को पकड़ लिया। #208 अध्याय 208 आत्मा के लिए चिकन सूप। दर्शक पूरी तरह से संतुष्ट थे। जोड़ अध्याय 208 आत्मा के लिए चिकन सूप। दर्शक पूरी तरह से संतुष्ट थे। अध्याय 208 आत्मा के लिए चिकन सूप। दर्शक पूरी तरह से संतुष्ट थे। योहो,
सन यिज़ोऊ ने खुशी से जंगली मुर्गे को उठाया और जयकार की। आर पाउटिंग कैट फेस 690 डीएक्स को अर्धमूर्ति पुलिस अधिकारी गूगल खोज पठन। हाँ, हमने उसे पकड़ लिया। बहुत बढ़िया। आज रात के खाने में हम जंगली चिकन खाएंगे। लियू यीफेई और शेन जियाओयांग खुशी से झूम उठे। शाओमो ने हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा, यह आसान नहीं था, आखिरकार कुछ हासिल करने में इतना समय लग गया। फिर कैमरा सन यिज़ोऊ के हाथ में मौजूद जंगली मुर्गे पर जूम करता है। कोई घाव दिखाई नहीं देता और जंगली मुर्गा होश में है और सन यिज़ोऊ के हाथ में सुई चुभोने की बेताब कोशिश कर रहा है। इससे लाइव स्ट्रीम में दर्शकों द्वारा कार्यक्रम के फर्जी होने के दावों का पूरी तरह खंडन हो गया। बीएसमो का ड्राइवर, किसने कहा कि यह नकली है? क्या तुम्हारे पास थोड़ी भी अक्ल नहीं है? क्या भगवान मो और भाई यांग ने नहीं कहा था कि पक्षी रात में नहीं देख सकते? वांग बू के जीयू, अज्ञानता सचमुच भयानक है। वे केवल बकवास करते हैं। मो फैंस अजीबोगरीब लुक, हाँ। कीबोर्ड पर बैठे तुम लोग इतने चुप क्यों हो? क्या तुम गूंगे हो गए हो? फिश आह थरी लाइव्स वार्मली बजाती है, ये तो मुंह पर तमाचा है। कितना संतोषजनक। मैं कॉमेडियन नहीं बनना चाहता, हाँ। ये लोग तो बहुत मजेदार हैं। क्या ये लोग जरा भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते? क्या इतने बड़े शो को नकली बनाना वाकई जरूरी है? ... शाओमो ने सन यिज़ोऊ से जंगली मुर्गी ली और अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। ये जंगली मुर्गी बहुत छोटी है, मेरा अनुमान है कि इसका वजन केवल 3 या 4 औंस ही होगा। ओह हाँ, ये जंगली मुर्गी बहुत दुबली है, जाहिर है ये कुपोषण का शिकार है। लियू यफेई ने दुबली पतली जंगली मुर्गी को कुछ तिरस्कार भरी नजरों से देखा। ये तो एक व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इस क्षण शेन जियाओयांग मुस्कुराए और उसे दिलासा दिया। यह उन्हें बिल्कुल न पकड़ पाने से बेहतर है। कम से कम लौटने पर हम कुछ प्रेरणादायक कहानियां तो बना ही सकते हैं। रिबन 60 मिलीसेंटीग्राम। रिबन। शाओमो ने सिर हिलाया और फिर कहा, चलिए थोड़ा और ढूंढ लेते हैं। अगर नहीं मिला तो वापस चलते हैं। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। शेन जियाओयांग और बाकी 2 लोगों को कोई समस्या नहीं थी, इसलिए उन चारों ने अपनी खोज जारी रखी। वाह! अचानक सन यिज़ोऊ ने फिर से हैरानी जताई, लेकिन सभी ने सोचा कि वह कोई और शरारत कर रहा है और इसे गंभीरता से नहीं लिया। जल्दी आओ सब लोग, मुझे एक और जंगली मुर्गा मिल गया है। ही, ये सुनकर कि सन यिज़ोऊ मजाक नहीं कर रहा था, सब लोग दौड़कर उसके पास आ गए। शाओमो और अन्य लोगों ने सन यिज़ोऊ की टॉर्च की रोशनी की दिशा में देखा और वाकई वहां एक और जंगली मुर्गा झाड़ियों में खड़ा था, जो हैरान परेशान सा दिख रहा था। पकड़ लो, लियू यफेई ने सन यिज़ोऊ से आग्रह किया। इसे मारो मत, बस पकड़ो। सन यिज़ोऊ को लकड़ी की छड़ी उठाते देख लियू यफेई को लगा कि वह वाइल्ड चिकन को पीट कर मार डालने वाला है और उसने तुरंत उसे रोक दिया। नहीं, मैं बस इसे झाड़ियों से बाहर निकालना चाहता था। वहां बहुत सारे कांटे हैं और इसे पकड़ना मुश्किल है। सन यिज़ोऊ ने कुछ समझाया, फिर एक छड़ी से जंगली मुर्गे को बाहर निकाला और फिर उसे एक ही झटके में पकड़ लिया। हे, ये जंगली मुर्गी लगभग पहले वाली जैसी ही है, मुझे लगता है इसका वजन लगभग 150 ग्राम ही होगा। सन यिज़ोऊ ने जंगली मुर्गे को उत्साहपूर्ण भाव से पकड़ रखा था। जंगली मुर्गे को देखकर लियू यफेई ने अनजाने में पूछा, क्या सभी जंगली मुर्गियां इतनी छोटी होती हैं? शायद यहाँ की जंगली मुर्गी इतनी ही बड़ी है। जियाओमो ने बगल से अनुमान लगाया। एसएनआक्स, ओम, उसके पैर कितने पतले हैं। शेन जियाओयांग आगे बढ़ा, जंगली मुर्गे की टांग को छुआ और अपना सिर हिलाया। तुम तो बहुत पतली हो। शाओमो ने समय पर नजर डाली, लगभग 8:30 बज रहे थे, इसलिए उसने कहा, देर हो रही है, चलो वापस चलते हैं। ठीक है, चलो घर चलते हैं। 2 जंगली मुर्गियां होना काफी अच्छा है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। ... शाओमो और उसके दोस्त हंसते हंसते और खुशी खुशी बातें करते हुए उसी रास्ते से वापस लौट गए। वे तुरंत शिविर लौट आए। वाह, वे वापस आ गए। आग के पास बैठी बेसब्री से इंतजार कर रही दिलराबा दिलमुरत ने शाओमो और अन्य लोगों को देखा और उत्साह से पुकार लगाई। उसी समय सभी ने उन 2 जंगली मुर्गों को देखा जिन्हें वे पकड़े हुए थे। वाह, उनके पास जंगली चिकन है। निकी वू ने उत्साह से जयकार की। वाह, आप लोग कमाल के हैं। शिंग आओवेई ने शाओमो और बाकी तीनों को प्रशंसा भरी नजरों से अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। ली याचेंग ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, वाह बहुत अच्छा। शेन जियाओयांग ने अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ पूछा, इसके बारे में क्या ख्याल है? वह आश्चर्यजनक है। सभी ने दिल खोलकर प्रशंसा की।
सन यीझोऊ ने जंगली मुर्गे को जमीन पर रखा और उनसे कहा, हालांकि ये जंगली मुर्गा बहुत दुबला है, इसमें ज्यादा मांस नहीं है। कोई बात नहीं, हम चिकन सूप बना सकते हैं। ली याचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी ने सिर हिलाया, ऐसा प्रतीत हुआ कि वे सभी एक ही राय रखते थे। ठीक है, तुम लोग पहले जंगली मुर्गे का ध्यान रखो, हम नदी के किनारे ईल पकड़ने के जाल और मछली पकड़ने के फंदे लगाएंगे। इस समय निकी वू ने सभी से कुछ कहा और फिर जिंग आओवेई को मछली पकड़ने का जाल लेने और चले जाने के लिए कहा। ठीक है, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। ... शाओ मो और अन्य लोगों ने जंगली मुर्गे को संसाधित करना शुरू कर दिया, उसके पंख हटाने के लिए उसे उबाला और फिर उसके आंतरिक अंगों को साफ किया। सभी के सहयोग से यह काम बहुत जल्दी पूरा हो गया। कुछ ही समय में शियाओ मो ने 2 जंगली मुर्गों को काटकर पकाने के लिए बर्तन में डाल दिया था। हम वापस आ गए। जैसे ही चिकन सूप लगभग तैयार हुआ, निकी वू और शिंग आओवेई वापस आ गए। हाँ, एकदम सही समय है, चिकन सूप लगभग तैयार है। शाओ मो मुस्कुराए और बर्तन में चिकन सूप को हिलाने लगी। चिकन सफेद और मुलायम था और सूप गाढ़ा और खुशबूदार था। चलो सब लोग, आप सब ने बहुत मेहनत की है, आओ और चिकन सूप पियो। जैसे ही शियाओ मो ने बोलना समाप्त किया, सभी लोग उत्सुकता से चिकन सूप पीने के लिए आ गए। वाह, इसका स्वाद तो लाजवाब है। ये चिकन सूप सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। जंगली चिकन का सूप बिल्कुल अलग है। ये चिकन भी अच्छा है, ये बिल्कुल भी सूखा नहीं है और मांस बहुत ही मुलायम है। ... सभी ने भुने हुए शकरकंद खाए और स्वादिष्ट चिकन सूप पिया, जिससे वे बेहद खुश और संतुष्ट महसूस कर रहे थे। जब सभी ने पेट भरकर खाना पीना कर लिया, तो जियाओमो ने फिर से कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। ... मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया था। मैं थोड़ा स्तब्ध था जब अचानक मुझे किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। मैं होश में आया, एकदम से जाग गया, अपनी सांस रोक ली और गलियारे के प्रवेश द्वार की ओर देखा। वहां घोर अंधेरा था। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या ये श्रवण मतिभ्रम था? जैसे ही मैंने सोचना समाप्त किया, मेरे पीछे से एक और आवाज आई। दोस्त, आवाज कमरे में कहीं से आ रही थी। मैं इतना डर गया कि लगभग पेशाब ही कर दिया। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई और उसे मशीन गन की तरह चारों ओर चमकाने लगा। लेकिन कमरे की तलाशी लेने पर मुझे वहां कोई नहीं मिला। क्या वे सीवर में हो सकते हैं? जैसे ही मैं जांच करने वाला था, तभी फिर से आवाज आई, कंप्यूटर चालू करो। मैं झटके से जाग गया। इस बार मुझे साफ साफ पता चल गया कि आवाज छत से आ रही थी। उसी क्षण मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कमरे की छत से कुछ लटका हुआ हो, और मैंने तुरंत ऊपर देखा। ... अभी सुबह का समय है और शियाओमो लगभग 10 मिनट से बोल रही है। ये देखते हुए कि शो जल्द ही खत्म होने वाला है, शियाओमो ने जानबूझकर बोलने की गति बढ़ा दी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। इस बार सभी ने खूब आनंद लिया और किसी ने भी शियाओमो से और बात करने के लिए नहीं कहा। काफी देर हो रही है, सबको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ठीक है, अब सोने का समय हो गया है। हाँ, भाई मो, तुम इतनी देर तक कभी नहीं जागे। हाँ, बहुत मजा आया। शियाओमो, अगली बार भी यही स्तर बनाए रखना। ... सभी लोग उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे और जल्द ही वे सब सो गए। आइए उस खूबसूरत सपने पर ज्यादा ध्यान न दें। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 209 अध्याय 2, जाल में फंसना। एक नया मिशन। जोड़। अध्याय 209 जंगली मुर्गी जाल में फंस गई। एक नया मिशन। अध्याय 209 जंगली मुर्गी जाल में फंस गई। एक नया मिशन। अगली सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाहट के साथ शियाओमो, निकी वू और शिंग आओवेई सबसे पहले उठे। जश्न क्रोध 6 सक्स। ओम सैंटा। बाकी लोग अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। निकी वो एक नारियल पकड़े हुए था, उसे खोलने के लिए तैयार था, जबकि उसके बगल में जिंग आओवेई एक जल शोधक से छेड़छाड़ कर रहा था। चलिए भुने हुए शकरकंद और भुने हुए केले का साधारण नाश्ता करते हैं। शाओमो ने आग को फिर से जलाने के लिए उससे छेड़छाड़ की और फिर उसमें कुछ शकरकंद और केले डाल दिए। ये सब खत्म करने के बाद वे तीनों एक साथ बैठ गए और बारी बारी से गन्ने चबाने लगे। वाह, ये गन्ना तो वाकई बहुत अच्छा है। ये बहुत प्यारा है। हाँ, वैसे तो थोड़ा मुश्किल है, इसे चबाते चबाते मेरे गाल थक गए हैं।
शाओमो और बाकी दो लोग बीच बीच में बातें करते रहे, जबकि आग से शकरकंद और केले की सुगंध धीरे धीरे हवा में फैल रही थी। इस समय नाश्ते की खुशबू सूंघते ही सभी लोग धीरे धीरे उठ गए। आह टिल, मेरा चेहरा पूरी तरह सूज गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही हूँ। लियू यफेई ने नींद में अपना चेहरा मलते हुए कहा, ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी तक जागी ही नहीं हो। उसके बगल में बैठी दिलरबा दिलमुरत भी ऐसी ही हालत में थी, नींद से भरी आंखों से ऊँघ रही थी। कल रात इतने मच्छर थे कि उनका शोर इतना ज्यादा था कि मैं सो नहीं पाया। हालांकि दोनों ने मेकअप नहीं किया था, लेकिन लाइव स्ट्रीम में मौजूद दर्शकों ने कहा कि वे बेहद खूबसूरत लग रही थी। लियू यफेई और दिलरबा दिलमुराद कुछ देर तक बैठी रही जब तक उनकी नींद कम नहीं हो गई, फिर वे धीरे धीरे उठकर नहाने धोने की तैयारी करने लगी। अरे, जंगली मुर्गी! उसी क्षण ली याचिन ने अचानक आश्चर्य से कहा। हम कहाँ? शियाओ मो ने झट से पूछा, और वह, निकी वो और शिंग आओवेई तुरंत खड़े हो गए और ली याचिन की ओर देखने लगे। एस्टोनिश्ड फेस 99x यू। सभी लोग उत्सुकता से उधर देखने लगे। वह आगे है, बिल्कुल सामने, सीधे आगे। ली याचेंग ने अपनी आवाज धीमी करते हुए सामने के जंगल की ओर इशारा किया। जब सबने देखा तो उन्हें वहां एक जंगली मुर्गा मिला जो पिछली रात के दो मुर्गों से भी बड़ा था, और वह आराम से जमीन पर भोजन की तलाश कर रहा था। बहुत बड़ा। मेरा तीर कहाँ है? मेरा तीर कहाँ है? शेन शियाओयांग ने उत्साह से इधर उधर अपने धनुष और बाण की तलाश की। शिंग आओवेई ने भी अपना गुलेल उठा लिया, और बाकी लोगों ने भी उसका अनुसरण करते हुए अपने हथियार उठा लिए। शाओ मो ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया। घर घर पर जंगली मुर्गे की डिलीवरी पाकर सभी बेहद खुश थे, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी अभी बताया था कि उनका नाश्ता शाकाहारी और मांस रहित था। सचमुच ऐसा लगा जैसे स्वर्ग ने उनकी प्रार्थना सुन ली हो, और एक जंगली मुर्गी सीधे उनके जाल में आ गिरी। शेन शियाओयांग धीरे धीरे जंगली मुर्गे के पास पहुंचा, फिर एक तीर को धनुष पर चढ़ाया, एक आंख बंद की और निशाना साधा। स्मैक! तीर जंगली मुर्गी के बगल में स्थित एक विशाल पेड़ पर जा लगा, जो जंगली मुर्गी से काफी दूर था। जंगली मुर्गे ने चारों ओर देखने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, फिर आराम से जमीन पर पड़े छोटे कीड़ों को चोंच मारकर खाना जारी रखा। यांग यांग, थोड़ा और आगे बढ़ो। शेन शियाओयांग के पीछे खड़ी ली याचेंग ने कुछ फुसफुसाया। शेन शियाओयांग ने सिर हिलाया। उसे भी लगा कि दूरी कुछ ज्यादा है, इसलिए वह कुछ और कदम आगे बढ़ा, एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया और जंगली मुर्गे पर निशाना साधता रहा। पुकारें! तीर वाइल्ड चिकन के शरीर को छूते हुए निकला और जमीन में धंस गया, बस बाल बराबर दूरी से उसे लगने से बच गया। शेन शियाओयांग ने थोड़ी निराशा के साथ अपनी मुट्ठी भींची, उसके पास तीर खत्म हो गए थे। रॉक मुट्ठी, सिग्मा ओम फुहारा छोड़ती वेल। एक तरफ खड़ी जिंग आओवेई धीरे धीरे पीछे पीछे दौड़ी और दूसरे पेड़ के नीचे जंगली मुर्गे के पास पहुंच गई। गुलेल उठाओ और निशाना लगाना शुरू करो। स्मैक! वह भी नहीं लगा। इस पर चौंकी हुई जंगली मुर्गी घबरा गई और भागने की कोशिश करते हुए कुड़कुड़ाने लगी। पलक झपकते ही जियाओ मो अपने शिकार को भागने नहीं देना चाहता था, उसने अपने हाथ से पत्थर फेंक दिया। पुकारें! उभार! एक धीमी सी आवाज सुनाई दी और वाइल्ड चिकन गिर पड़ा। हाँ, तुमने सही निशाना लगाया। शेन शियाओयांग उत्साह से दौड़कर गई और जंगली मुर्गे को उठा लिया। वाह, मो तो कमाल है! दिलरबा दिलमुरत ने ताली बजाई और शियाओ मो की प्रशंसा की। खुशकिस्मत से शियाओ मो का निशाना अच्छा है, वरना ये जंगली मुर्गा भाग जाता। ली याचेंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, छोटी मो कमाल की है। निकी वू ने शियाओ मो को 2 अंगूठे ऊपर करके बधाई दी। तभी शेन शियाओयांग जंगली मुर्गे के साथ वापस लौट आया। हाँ, मैं बाल बाल बच गया। मैं मुर्गी के पंख तब तक नोच लूंगा जब तक वे गर्म हैं, एक बार ठंडा हो जाने पर उन्हें नोचना मुश्किल हो जाएगा। भाई यांग, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। शिंग आओवेई ने शेन शियाओयांग के साथ पंख नोचने के लिए स्वेच्छा से जाने की पेशकश की। उन्होंने झटपट मुर्गे के पंख नोच लिए। इस जंगली मुर्गे का वजन लगभग आधा पाउंड था और यह काफी बड़ा दिख रहा था। इस समय सन येजोऊ ने पूछा, इस जंगली मुर्गे को कैसे पकाते हैं? क्या इसे सिर्फ सूप बनाने के लिए उबालते हैं या इसे कैसे तैयार करते हैं? ये सुनकर सबका ध्यान शियाओ मो की ओर मुड़ गया। शियाओ मो, तुम ही फैसला करो, आखिर मुर्गी तो तुमने ही पकड़ी थी। ली याचेंग ने मुस्कुराते हुए शियाओ मो से पूछा, क्यों न हम इसे बेक कर लें? शियाओ मो ने संकोचपूर्वक सभी से कुछ प्रश्न पूछे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए इसे इस तरह करते हैं। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी।
कुछ ही देर में शियाओमो को कुछ छोटी छोटी टहनियां मिली। उसने जंगली मुर्गे को सीख में पिरोया और उसे आग पर भूनने के लिए रख दिया। मुझे कहना पड़ेगा, ग्रिल करने पर इसकी खुशबू लाजवाब होती है। गर्मागर्म जंगली मुर्गे को देखकर शेन शियाओयांग के मुंह में पानी आ गया। भुने हुए मांस की सुगंध से सबके मुंह में पानी आ रहा था और उनके पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई थी। अंततः लंबे इंतजार के बाद भुना हुआ चिकन तैयार था। शाओमो ने भुना हुआ चिकन, भुना हुआ शकरकंद और भुना हुआ केला मेज पर रखा और फिर सभी से कहा, चलो खाना तैयार है। खाने पीने की शौकीन दिलरबा दिलमुरत और इंतजार नहीं कर सकी और लियू यफेई को घसीट कर ले आई। वाह, चिकन डिनर! बाकी सब लोग भी आसपास जमा हो गए। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं हड्डियां भी खाना चाहता हूँ। इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये रोस्ट चिकन तो लाजवाब है। हाँ, एकदम सही। ... सभी ने भोजन का आनंद लिया। भुना हुआ चिकन खत्म करने के बाद भुने हुए शकरकंद और भुने हुए केले का स्वाद लिया। ये नाश्ता बहुत ही संतोषजनक था, जिससे मेरा पेट पूरी तरह भर गया। जब सभी लोग आराम से बैठकर बातें कर रहे थे, तभी निर्देशक आए और बोले, एक नया दिन, नए कार्य, हर कोई आकर उन्हें ले जा सकता है। क्या एक और मिशन? सभी लोग पूरी तरह से असमंजस में थे। अचानक से एक और मिशन की क्या जरूरत थी? सन यीज़ोऊ सबसे करीब था, इसलिए वह खड़ा हुआ और कार्यपत्र लेने के लिए उसके पास गया। टीम के बड़े हुए साहस को साबित करते हुए फुकासावा को ढूंढ निकाला। ली याचेंग ने कार्यकार्ड की सामग्री जोर से पढ़ी, फिर निदेशक से पूछा, क्या ये बहुत गहरा दलदल है? निर्देशक ने बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए केवल इतना कहा, जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। निर्देशक के बनावटी रहस्य को देखकर हर कोई केवल असहाय होकर मुस्कुरा सकता था। शाओमो ने सबकी ओर देखा और कहा, ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ, अपना सामान पैक करो और चलो। इसलिए सभी ने अपना सामान पैक किया और फुकासावा को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़े। प्रोडक्शन टीम के निर्देशों का पालन करते हुए जियाओमो और उनके समूह जल्द ही एक अनोखी नीली झील के किनारे पहुंच गए। वाह, यहाँ तो झील है। वाह, कितना सुंदर है। क्या यहाँ समुद्री कछुए पाए जाते हैं? कितना सुंदर नीला हरा रंग है। ओह, मैं समझा, ये तो बिल्कुल नीला है। ... उनके सामने नीले हरे रंग की एक झील दिखाई दी जो एक आंख जैसी दिखती थी। इस बिंदु पर निदेशक ने निम्नलिखित बातें प्रस्तुत की। ये नाउरू के जंगल में पला बड़ा नीलम है, ब्लू होल। ... 210 अध्याय 210 खूबसूरत नीला छेद। 100 चाबियों की तलाश। जोड़। अध्याय 210 खूबसूरत नीला छेद। 100 चाबियों की तलाश। अध्याय 210 खूबसूरत नीला छेद। 100 चाबियों की तलाश। ये चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में गड्ढों में पानी जमा होने से बना था, जिसके परिणामस्वरूप नीले रंग के विभिन्न शेड्स दिखाई देते हैं। ओ डिग्री बैकवर्ड डिग्री ओ 9 शूही ओ डिग्री बैकवर्ड डिग्री ओ। नाउरू के जंगल के हर कोने में छिपा हुआ, अपने चमकदार गहरे नीले पानी और रहस्यमयी झीलों के साथ ब्लू होल नाउरू का गौरव है। निर्देशक के परिचय को सुनने के बाद सभी ने सहमति में सिर हिलाया और अपने सामने के सुंदर दृश्य की प्रशंसा की। मैंने इतनी खूबसूरत झील पहले कभी नहीं देखी। वहां मछलियां हैं। देखो, वहां मछलियां हैं। वाह, इतनी सारी मछलियां। ... ब्लू होल का पानी एकदम साफ है और उसमें तैरने वाली मछलियां हवा में तैरती हुई प्रतीत होती हैं। इस ब्लू होल में हर किसी का एक मिशन है जिसे पूरा करना है। निर्देशक ने नज़ारे की तारीफ कर रहे समूह को रोका और फिर मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा मिशन? शाओमो ने उत्सुकता से पूछा और अन्य लोग भी उत्सुकता से निदेशक की ओर देखने लगे। इस झील में 100 चाबियां हैं। आपको मिलकर वही एकमात्र चाबी ढूंढनी होगी जो खजाने की पेटी को खोल सके, जिसमें जंगल परिवार के लिए एक अमूल्य उपहार है। 100। ये सुनकर सभी ने तुरंत आश्चर्य से कहा, और उनमें से केवल एक ही असली है। हे भगवान, क्या हमें सच में ये करना पड़ेगा? निर्देशकों, आप लोग कमाल के हैं। ... भीड़ ने तुरंत शिकायतों की झड़ी लगा दी। कुछ देर बाद जियाओमो ने सबको शांत किया और बोलना शुरू किया, चलिए काम को बांट लेते हैं। कुछ लोग सामान ढूंढने के लिए जिम्मेदार होंगे और कुछ लोग दुकानें खोलने के लिए जिम्मेदार होंगे। चर्चा के बाद लियू यफेई और दिलरबा दिलमुरत, 2 लड़कियों को किनारे पर रखे बक्से को खोलने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि बाकी सभी लोग चाबी ढूंढने के लिए पानी में चले गए। सांप 6sh अपसिलोन कोएम स्ट्रॉबेरी पिशाच। सभी ने अपने अपने कपड़े बदलने के बाद किनारे पर खड़े होकर एक साथ नारे लगाए, जंगल परिवार, चाबियां लाने के लिए पानी में जाओ। हा हा हा।
ये नारा तो बिल्कुल ही बेतुका है। सबके बोलने के बाद वे हंसे बिना नहीं रह सके। जलती हुई सब्जियां, हाँ, मैं हंसते हंसते मर नहीं सकता। ये नारा किसने बनाया है? मेरे अंदर का लड़की जैसा दिल, छी। ये हिस्सा तो पूरी तरह से बिखर गया। हाँ, मुझे समझ नहीं आया। हाँ, क्या इतना मजेदार होना जरूरी है? मुस्कुराता हुआ अमर, मैं अवाक हूँ। लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक इतना हंस रहे थे कि उनकी सांसें रुक रही थीं, वे खूब आनंद ले रहे थे। शाओमो ने बढ़त बनाते हुए हवा में 720 डिग्री की छलांग लगाए और लगभग बिना किसी छपछपाहट के पानी में गोता लगा दिया। इस मुश्किल डाइविंग करतब को देखकर दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। वाह, मोगे कितने सुंदर हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर बाकी लोगों ने भी उनका अनुसरण किया और तरह तरह के अजीबोगरीब और मजेदार तरीकों से पानी में उतर गए। ब्लू होल में हंसी की गूंज सुनाई दी। निर्देशक के आदेश पर टाइमर शुरू हो गया और जियाओमो और उनकी टीम को आधे घंटे के भीतर सही चाबी ढूंढनी थी। सभी ने पानी में चाबी खोजने के लिए अपने अनूठे कौशल का इस्तेमाल किया। पानी में तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। सन यिझोउ प्रकट हुए और उन्होंने अवाक होकर अपना सिर हिलाया। इसी क्षण शेन शियाओयांग भी असहाय भाव से प्रकट हुई। ये सब गंदा पानी है, इसे ढूंढना मुश्किल है। शाओमो ने देखा कि सभी लोग लापरवाही से पानी की सतह को हिला रहे थे, जिससे झील की गाद और भी गंदी हो रही थी। यह ऐसे ही नहीं चल सकता था, इसलिए उन्होंने सभी को क्षेत्र आवंटित करना शुरू कर दिया, जिससे तैराकी की आवृत्ति कम हो गई और झील में होने वाली अशांति कम से कम हो गई। शाओमो मछली की तरह फुर्ती से पानी में तैरता हुआ आगे बढ़ा और जल्द ही उसे एक के बाद एक 4-5 चाबियां मिल गईं। इसके बाद वह पानी से बाहर आया और किनारे पर मौजूद लियू यफेई और दिलराबा दिलेमुराद को चाबी फेंक दी, फिर दूसरी चाबियों की तलाश में वापस पानी में गोता लगा लिया। नहीं, ये वाला नहीं, ये भी सही नहीं है। जल्द ही लियू यफेई और दिलराबा दिलेमुराद ने बक्से खोलने की कोशिश की, लेकिन निराशा में उन्होंने अपना सिर हिला दिया, उनमें से कोई भी सही नहीं था। जल्द ही बाकी लोगों को भी उनकी चाबियां मिल गईं, लेकिन उनमें से कोई भी सही चाबी नहीं थी। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, समूह को अभी भी असली चाबी नहीं मिली थी और तब तक सभी की ताकत खत्म होने लगी थी। तभी जियाओमो ने पानी के नीचे कुछ अलग देखा। इस चाबी पर लगा लाल साटन बड़ा था। शाओमो बेहद खुश हुआ, ये सोचकर कि यही सही चाबी होगी, इसलिए वह जल्दी से किनारे पर तैरकर गया और चाबी लियू यफेई की ओर फेंक दी। सिसी, इसे आजमाओ, मुझे लगता है ये काम करेगा, क्योंकि पीछे की लाल पट्टी बहुत बड़ी है। ठीक है भाई मो, ये सुनकर लियू यफेई ने झटपट डिब्बा उठाया और उसे खोल दिया। स्नैप, चाबी को ताले में डाला गया और एक हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई दी। लियू यफेई का चेहरा तुरंत एक उत्साहित मुस्कान से खिल उठा। पास ही बैठी दिलराबा दिलेमुराद तुरंत पीछे मुड़ी और सबको चिल्लाकर कहा, मिल गया सब लोग, अब और ढूंढने की जरूरत नहीं है। असली, बहुत अच्छा, मैं थक गया हूँ। थके हारे समूह ने ये सुनकर राहत की मुस्कान बिखेरी और किनारे की ओर तैरने लगे। जब सभी लोग किनारे पर पहुंच गए तो लियू यफेई ने धीरे से डिब्बा खोला। मुझे उम्मीद है कि जब मैं इसे खोलूंगा तो इसके अंदर खाना होगा। निकी वू ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा कि चाबियां ढूंढने के लिए पानी में गोता लगाने से वह थक गया है। बाकी लोग भी बड़ी उत्सुकता से उस डिब्बे को देख रहे थे। इस क्षण निर्देशक ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अंदर एक और मिशन है। सभी लोग तुरंत अपना संयम खो बैठे और गुस्से से निर्देशक की ओर देखने लगे। यह कोई मजाक नहीं है, हम और अधिक असफलताओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम लोग तो बहुत ही मतलबी हो। यह आ गया, मैं बस खोलने ही वाला हूँ। जैसे ही लियू यफेई बोल रही थी, उसने सीधे डिब्बा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर सब लोग तुरंत उत्साहित हो गए। बहुत खूब, यूनी प्रेसिडेंट ग्रीन टी की 2 बोतलें, स्वयं गर्म होने वाला चावल और सैनिकवान पकौड़ी भी। दिन भर के काम के बाद समूह ने हरी चाय, सेल्फ हीटिंग चावल और सैनिकवान पकौड़ी निकाली और खाने के लिए किनारे पर बैठ गए। यहाँ खाना है, पीने के लिए ग्रीन टी भी है। हाँ, मुझे लगता है कि दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद ये सब मेहनत सार्थक हो गई। कुछ ही देर बाद अपने आप गर्म होने वाले चावल खत्म करने के बाद सभी लोग शिविर में वापस जाने से पहले अपनी ताकत वापस पाने के लिए थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। यात्रा लंबी नहीं थी और वे जल्द ही शिविर में लौट आए, जहां सभी लोग आराम करने के लिए लेट गए। हमें पता भी नहीं चला और रात हो गई।
इस समय जियाओमो, निकीवू और शिंग आओवेई के साथ ये देखने के लिए मछली पकड़ने के जाल की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे कि उन्होंने कुछ पकड़ा है या नहीं। अगर नहीं, तो क्या हम इसे किसी और रात के लिए आयोजित करें? जिंग आओवेई सबसे पीछे पीछे चल रहा था और रास्ते में सवाल पूछता जा रहा था। हाँ, मुझे ये चाहिए, सबसे आगे मौजूद निकीवू ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि मुझे कल सुबह फिर से तलाश करनी होगी। शाओमो मुस्कुराए और सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, उम्मीद है हमें अच्छी किस्मत मिलेगी। बातचीत करते करते वे तीनों जल्द ही नदी किनारे पहुंच गए। हमें सबसे पहले किस पक्ष को देखना चाहिए? जिंग आओवेई ने पूछा। क्या हम पहले मछली पकड़ने वाले कांटे को देखें? निकी वू ने अपनी टॉर्च उस दिशा में चमकाई जहां मछली पकड़ने का कांटा रखा हुआ था। ऐसा लगता है कि इसे स्थानांतरित कर दिया गया है। निकी वू ने मछली पकड़ने के जाल को देखा और उत्साह से कहा। उन तीनों ने जल्दी से मछली पकड़ने के कांटे और जाल उठाए और ये देखने लगे कि कोई मछली पकड़ी गई है या नहीं। हाँ हाँ हाँ, जैसे ही उसने उसे ऊपर उठाया, उसने देखा कि एक मछली पकड़ने की डोर खींची जा रही है, और जिंग आओवेई ने उत्साह से कहा, धीमे चलो, धीमे चलो। हाँ हाँ, यहाँ मछलियाँ हैं, यहाँ मछलियाँ हैं। तीनों ने सावधानीपूर्वक मछली पकड़ने वाली छड़ी को ऊपर खींचा और पानी में टॉर्च की रोशनी डालकर वे हथेली के आकार की एक बांस मछली को पानी में छटपटाते हुए स्पष्ट रूप से देख सके। शाओमो ने झटपट मछली को शेल्फ से उठाया और उसे अपने पीछे रखे बैग में डाल दिया। ठीक है, चलो मछली पकड़ने का कांटा यहीं छोड़ देते हैं। जिन आओवेई ने खुशी से कहा। ठीक है, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। निकी वू मुस्कुराई और सिर हिलाया। ये जगह मछली पकड़ने के लिए अच्छी है। शायद अगली बार और भी मछलियाँ मिलेंगी। यह एक अच्छी जगह है। चलो चलते हैं। चलो मछली की टोकरी देखने चलते हैं।